हर कहानी की एक शुरुआत होती है, लेकिन कुछ कहानियां बस खुद ही घट जाती हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जहां प्यार, दर्द और सच तीनों एक साथ खड़े हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, डिस्क्लेमर। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता केवल एक संयोग है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, किसी की भावना या आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं। अब कहानी का नाम है रिकॉर्डेड हार्ट्स। लिखी गई है रायन मिर्जल द्वारा, प्रस्तुत किया गया है नॉवल ऑफ किंग चैनल के द्वारा। और अब शुरू होती है वो कहानी जो रिकॉर्ड हुई थी दिलों में। रफ बढ़ रहे थे। जारिक का मैसेज मिलने सोच रहा था कि जारिक किस मिशन पर गया होगा और उसने किसी पर ट्रस्ट करने से मना क्यों किया। उसने कुछ सोचा और फिर एक फैसला लेते हुए सेलेरा से धीरे से कहा, सेलेरा, मुझे लगता है द्रवण और आर के इंडस्ट्रीज के दुश्मन वाइन इवेंट में हमारे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेंगे। सेलेरा तुरंत हामी भरते हुए बोली, यू आर राइट, बट हम कैसे पता करें कि वो क्या कर सकते हैं। आर्यन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसकी आंखों में वो चमक थी जो तब आती थी जब वो कोई मास्टर प्लान बना रहा होता था। आर्यन ने मिस्टीरियस स्माइल करते हुए कहा, मेरे पास एक प्लान है। यह कहते हुए उसने सेलेरा के कान में कुछ कहा तो आर्यन का प्लान सुनकर सेलेरा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने आर्यन की तरफ देखकर पूछा, आर यू श्योर? आर्यन शांत आवाज में बोला, सेलेरा, चेस में जीतने के लिए कभी कभी अपना किंग भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ हो गया तो सेलेरा की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तैयार रहना ही बेहतर है। दुश्मन कब और कहां से वार करे पता नहीं चलता, लेकिन इसके बारे में हम दोनों के अलावा किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। ओके। सेलेरा ने हाँ में सर हिलाया, लेकिन वो हैरान थी कि आर्यन का दिमाग कितना खतरनाक और कैलकुलेटेड है। अब तक वो लोग हेडक्वार्टर्स पहुंच गए थे। करीबन 1 घंटे बाद हेडक्वार्टर्स के बोर्ड रूम के सभी इंपॉर्टेंट मेंबर्स जमा हुए थे। सामने बड़ी स्क्रीन पर 2 वीडियोस चल रहे थे, एक प्रोफेशनल टीम का बनाया हुआ और दूसरा अलीशा की टीम का बनाया हुआ। सभी मेंबर्स उन वीडियोस को एक के बाद एक प्ले करके ध्यान से देख रहे थे। दोनों वीडियोस देखने के बाद सेलेरा ने आर्यन की तरफ देखकर पूछा, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कौन सा वीडियो रखना चाहिए? आर्यन ने दोनों वीडियो एक बार फिर से देखते हुए कहा, पहले वाले में जोश है, एनर्जी है, म्यूजिक है और विजुअल्स जबरदस्त है, पर दूसरे वाले में जो वाइन पीने वाला सीन है ना, वो तो ब्लॉकबस्टर मूवी के सीन जैसा लग रहा है। दोनों ही वीडियोस गजब है। सेलेरा ने फिर एक एक करके सबसे पूछा है, तो फिर किसका वीडियो चुनना चाहिए? सभी कंफ्यूज थे क्योंकि दोनों ही वीडियो में अलग अलग क्वालिटीज थी। तब आर्यन ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, चॉइस तो बच्चे करते हैं, बड़े लोग दोनों लेते हैं। आर्यन, तुम ही बच्चे हो। दोनों कैसे? वहां एक ही वीडियो रिलीज करने को मिलेगा। आर्यन ने कंधे उचकाते हुए कहा, किसने कहा कोई रूल है? हम एक शुरू में जला देंगे और एक एंड में। बस कि यार, अभी सोच में पड़ गए क्योंकि वाकई ऐसा कोई रूल नहीं था। ठीक है, दोनों रखते हैं, उसमें सिलाया। अलीशा खुशी से उछल पड़ी। रियली थैंक यू सो मच आर्यन सर। आर्यन ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, अब असली चुनौती शुरू होती है। वाइन फेयर में सिर्फ अच्छे एज से काम नहीं चलेगा, कंपटीशन तगड़ा होगा और वहां खतरा भी हो सकता है, क्योंकि हमारे दुश्मन हमें कामयाब होते हुए देखना नहीं चाहेंगे। सो मानव, माही और सीमा बी केयरफुल गाइस। मीटिंग खत्म होने के बाद आर्यन जैसे ही बाहर आया, मानव ने उसे रोक लिया। आर्यन, 1 मिनट। आर्यन ने पलटकर मानव की तरफ देखा। हाँ बोलो आर्यन, कल के लिए थैंक यू सो मच। आई नो तुम मेरे पेरेंट्स को पसंद नहीं करते। उन्होंने रोनव चाचा और मनोहर चाचा का साथ दिया, लेकिन उन्हें कल आरना ने बहकाया था। वो लोग सेलेरा को भी कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। आर्यन ने आईब्रो उठाकर कहा, मानव, अपने माँ बाप किसी को बुरे नहीं लगते। तुम एक अच्छे बेटे हो और अच्छे भाई भी। उन्होंने जो किया उसके लिए मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा, लेकिन सेलेरा उन्हें अपना परिवार मानती है। उम्मीद है अगली बार उनसे कोई गलती नहीं हो, क्योंकि तब मैं कियारा की भी नहीं सुनूंगा। मानव ने हाँ में सर हिलाया और बोला, वो दोनों अब मनोहर चाचा और रोनव चाचा के परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। मैं उन्हें शहर से बाहर भेज रहा हूं। आर्यन ने मानव की तरफ देखा तो उसकी आंखों में सच्चाई और अपने माँ बाप के किए कर्मों की शर्मिंदगी नजर आई। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, अभी तुम सिर्फ वाइनमेंट पर ध्यान देना और मानव वहां थोड़ा ध्यान रखना। मानव ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, डोंट वरी।
मेरे होते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आयरन वहां से निकल गया। उसे सिक्योरिटी गार्ड से मिलकर रायजादा मेंशन के लिए नई और कड़ी सिक्योरिटी का इंतजाम करवाना था। इधर कुछ घंटे बाद एयरपोर्ट पर सेलेरा मानव, सीमा और माही को समझा रही थी, तुम लोगों का स्टे ऑलरेडी बुक्ड है, बांडुंग होटल, पहिया सिटी। वहीं वाइन फेयर भी होगा क्योंकि वही सबसे सेफ प्लेस है, लेकिन वहां का माहौल थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इसलिए अकेले मत निकलना। खासकर माही और सीमा, तुम दोनों। अगर बहुत जरूरी काम हो तो साथ ही जाना। कल आयरन भी वहां पहुंच जाएगा। थोड़ी देर उन्हें इंस्ट्रक्शन देने के बाद किरा वापस लौट आई। कुछ घंटों की फ्लाइट के बाद दोपहर के 1 बजे सीमा, मानव और माही थाईलैंड पाया एयरपोर्ट पर चेक आउट कर रहे थे। मानव के हाथ में एक हाई सिक्योरिटी वाला सिल्वर ब्रीफ केस भी था जिसमें वाइन के सैंपल्स रखे थे। वो सामान उठाकर बाहर आए ही थे कि एक छोटे बालों वाला चेक वाली जैकेट पहने हुए आदमी उनके पास आया और पूछा, आप लोग इंडिया से आए एग्जिबिटर है ना, जो वर्ल्ड वाइन फेयर इवेंट के लिए आए हैं? सीमा ने हैरानी से पूछा, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो आदमी हंसकर बोला, मेरा नाम निरान है और मैं आप लोगों को रिसीव करने ऑर्गेनाइजर की तरफ से आया हूँ। कार बाहर खड़ी है, चलिए मेरे साथ। ये सुनकर सीमा ने एक्साइटेड होकर कहा, अरे ये तो बढ़िया हो गया, अब हमें भटकना नहीं पड़ेगा। तभी निरान ने मानव का छोटा सिल्वर सूटकेस पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मानव ने झट से सूटकेस पीछे करते हुए कहा, नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये सामान इतना भारी नहीं है, वैसे भी हम अपना सामान खुद ही उठाते हैं। मानव को उस आदमी का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। उसने पीछे झुककर सीमा और माही से धीरे से कहा, सुनो, सामने एक टैक्सी खड़ी है, जैसे ही मैं कहूं सीधा उसमें बैठ जाना और सवाल मत पूछना। माही और सीमा तुरंत समझ गए कि मामला गड़बड़ है। जैसे ही वो टैक्सी पास आई, मानव ने धीरे से कहा, चलो जल्दी। वो तीनों झटपट टैक्सी में घुसी और गेट लगा लिया। मानव ने तुरंत एक नोट ड्राइवर को थमाया और कहा, फटाफट बांडुंग होटल चलो। ड्राइवर ने भी तुरंत गाड़ी चलाई। तब मानव ने पीछे पलटकर देखा तो वह छोटे बालों वाला आदमी चिल्लाते हुए उनकी टैक्सी के पीछे भाग रहा था, मगर तब तक टैक्सी निकल चुकी थी। तब माही ने क्यूरियसली पूछा, मानव सर, आपको कैसे लगा कि वो आदमी सही नहीं है? मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग ही सोचो, हमने ना तो अपना नाम बताया, ना टाइम, ना फ्लाइट, और फिर भी उसे सब कैसे पता कि हमें वाइन फेयर इवेंट में जाना है? और उसने बड़ा बैग छोड़कर छोटा वाला ही क्यों पकड़ना चाहा? क्योंकि उसमें हमारी एंट्रीज है और वाइन सैंपल्स हैं। वो तो इन्हीं चीजों के पीछे था। यह सुनकर सीमा हैरानी से बोली, मतलब कोई नहीं चाहता कि हम वाइन इवेंट में शामिल हो? मानव ने हाँ में सर हिलाया। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक उनकी टैक्सी जोर से रुकी। अरे भैया, आराम से चलाओ। यह कहते हुए मानव ने सामने देखा तो एक सफेद कार आगे आकर खड़ी हो गई थी। उस कार में से वही छोटे बालों वाला आदमी और उसके दोस्त साथी उतरे। मानव ने तुरंत हड़बड़ाकर ड्राइवर से कहा, पीछे लो गाड़ी जल्दी। लेकिन ड्राइवर डर से बड़बड़ा रहा था। तब मानव ने उसे साइड में धकेला और खुद ड्राइवर सीट पकड़ ली और गाड़ी को तेजी से पीछे की तरफ निकालने लगा। सामने से सफेद कार आगे बढ़ रही थी और मानव के पास रिवर्स करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। माही और सीमा बहुत घबराई हुई थी, लेकिन कुछ ही मिनट बाद सफेद कार रुक गई। मानव ने राहत की सांस यही थी कि पुलिस कार्स ने उन्हें घेर लिया। पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया और फिर पुलिस स्टेशन में इंडियन ट्रांसलेटर बुलाया गया। उन्होंने उसे पूरी कहानी बताई और सब सुनने के बाद पुलिस ने कहा, तुम्हारा टैक्सी हाईजैक करना पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ है, इसलिए 48 घंटे की डिटेंशन होगी। तब ट्रांसलेटर धीरे से मानव के पास फुसफुसिया, अगर इन्हें फाइन दे दोगे तो सुबह तक छूट जाओगे। 20,000 थाई बाट हर एक इंसान के लिए, और अगर साथ में रहना चाहते हो तो 20,000 थाई बाट और देने पड़ेंगे। मानव ने मन ही मन कैलकुलेट किया। उसे लगभग 1.5 लाख रुपए इंडियन रुपीस देने थे। सीमा और माही घबरा गए कि इतने पैसे कहां से लाएंगे। तब मानव ने शांत होकर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड निकालते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सुबह तक हमें साथ में ही रखना। जुर्माना भरने के बाद तीनों को जेल के कमरे में ले जाया गया। कमरा बहुत गंदा था। जमीन पर सिर्फ फटी चटाइयां बिछी थी। यह देखकर माही रोते रोते बोली, छी, ये कितना गंदा है। मैंने लाइफ में पहली बार जेल की शक्ल देखी है। मैं अपने पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगी। यह सुनकर मानव ने तुरंत माफी मांगी। सॉरी, मेरी वजह से अगर कंपनी ने तुम्हें यह काम ना दिया होता तो ये सब नहीं झेलना पड़ता। आई शुड हैव रिकमेंडेड यू।
और तुम दोनों को ही नहीं आना चाहिए था। तब सीमा ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, नहीं मानव सर, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। कंपनी से हमें रिकॉग्निशन मिला और हम खुद ही अपनी मर्जी से आए थे। इसमें कंपनी का या आपका कोई फॉल्ट नहीं है। तब मानव ने अपना जैकेट निकाला और फ्लोर पर थोड़ी साफ जगह बिछाते हुए कहा, तुम दोनों इस पर बैठ जाओ। सीमा ने अपने गले से स्कार्फ उतार कर कहा, यह भी यूज हो जाएगा। वो तीनों थोड़ी साफ जगह पर दीवार से टिक कर बैठ गए। मानव दिमाग लगाने लगा कि कौन हो सकता है जो उनके पीछे है। वहीं दूसरी तरफ आर्यन और कियारा रायजादा मेंशन में अपने बेडरूम में पैकिंग कर रहे थे। आर्यन ने मानव को कॉल करते हुए कहा, फ्लाइट तो 2 घंटे पहले ही लैंड हो चुकी है, तो फिर अभी तक मानव या किसी का कॉल क्यों नहीं आया? किरा, तुम्हें सीमा का कॉल आया क्या? सेलेरा ने भी नाम ऐसा हिलाया। इधर मानव का कॉल नहीं लग रहा था। आर्यन ने परेशान आवाज में कहा, मुझे लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम हुई है। एक काम करता हूं, मैं भी तुरंत एक फ्लाइट लेकर निकलता हूं, तुम कल आ जाना। ठीक है, मैं भी साथ चलती हूं। आर्यन ने समझाया कि आरा, अगर वहां कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारे वहां जाने से बात और बिगड़ सकती है। प्लीज अंडरस्टैंड। काफी समझाने के बाद सेलेरा मान गई और उसने आर्यन के लिए तुरंत एक फ्लाइट बुक की जो 4 बजे थाईलैंड लैंड करने वाली थी। नेक्स्ट फ्लाइट 3 घंटे बाद ही था, इसलिए आर्यन ने तुरंत बॉक्स अपने बैग में डाला और अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। इधर थाईलैंड के पाया पुलिस स्टेशन में कुछ देर बाद 2 पुलिस वाले अंदर आए। एक का चेहरा काला था और दूसरा इतना दुबला पतला जैसे कुपोषित हो। उनके हाथ में खाने का बैग था। काले चेहरे वाले ने टूटी फूटी हिंदी में कहा, इंडिया वाले दोस्त, खाने का टाइम। तभी दुबले वाले ने उंगलियों से इशारा किया कि उन्हें पैसे चाहिए। मानव ने झुंझुलाहट से सर हिलाया, यहां तो हर बात पर रिश्वत ले रहे हैं। कितना चाहिए? 1000 थाई बार प्रति प्लेट। दुबला वाला हंसते हुए बोला। ये सुनकर माही बोली, ये सब क्या है? पुलिस स्टेशन में खाना तो मिलता है ना, फिर तुम पैसे क्यों ले रहे हो? काले चेहरे वाले ने आंखें तहेरे कर उसे देखा और गुस्से में बोला, ये बहुत बोलती है। अरे यहां अलग अलग कमरों में डाल दो। मानव ने तुरंत बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं ठीक है, हम पैसे दे रहे हैं, तुम खाना दे दो। वो लोग पैसे लेकर चले गए। 3000 थाई बाट देकर जो खाना मिला वो इतना गंदा था कि सीमा ने तो देखते ही उल्टी कर दी, और उस खाने की बदबू ऐसी जैसे 3-4 दिन पुराना खाना हो। यह देखकर तो मानव और माही ने तुरंत खाने का डिब्बा बंद कर दिया। तीनों में से किसी में भी ऐसा खाना खाने की हिम्मत नहीं थी। सुबह के 4 बजे के करीब पुलिस वाले ने 2 शराबी लड़के मानव के सेल में ही डाल दिए। तब मानव गुस्से में बोला, यह क्या कर रहे हो? तुमने कहा था तीनों को साथ रखोगे। पुलिस वाला उन्हें इग्नोर करके चला गया। तब सीमा घबराते हुए बोली, ये लोग तो पैसे लेकर भी अपनी बात से मुकर गए हैं। अगर इन्होंने हमें सुबह नहीं छोड़ा तो हम इवेंट में कैसे पहुंचेंगे? वही दोनों शराबी हवस भरी नजरों से सीमा और माही को देख रहे थे। तब सीमा धीमे में बोली कि यारा मैडम जब भी मुसीबत में होती थी तो आर्यन तुरंत पहुंच जाते थे। काश आज कोई हमें बचाने आ जाए। उसी समय एयरपोर्ट पर आर्यन जैसे ही बाहर आया वो समझ गया कि गेम शुरू हो चुका था। वहां 3-4 लोग पहले से मौजूद थे जो उसे देख रहे थे। सभी के चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन था, जैसे वो आर्यन का इंतजार कर रहे थे। वेलकम टू थाईलैंड मिस्टर आर्यन। एक लंबे आदमी ने कहा, हमें पता था आप जरूर आएंगे। क्या आर्यन वक्त अनरीचेबल जा रहा था? तब आर्यन बेचैन हो उठा। लंबे आदमी ने आगे बढ़कर आर्यन से कहा, वेलकम टू थाईलैंड सर, हमें आपका ही इंतजार था। आपकी जर्नी कैसी रही? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी और गहरी आवाज में बोला, ये सब बाद में, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि मेरी टीम कहाँ है? उस आदमी ने नजरें चुराई फिर बोला, सर वो हम यहां पहुंचने में लेट हो गए थे और तब तक आपकी टीम पहले ही निकल चुकी थी, शायद होटल में होगी। आर्यन ने उसे घूर कर कहा, तुम लोगों ने पता करना जरूरी नहीं समझा? उन्हें लैंड किए कितने घंटे हो गए? एक बात ध्यान से सुनो, अगर मेरी टीम को कुछ हुआ तो इवेंट नहीं होगा बल्कि मातम होगा। वो आदमी आर्यन का रौद्र रूप देखकर चकपका गया और फिर आर्यन को होटल ले गया। उधर पुलिस स्टेशन में 2 शराबी गुंडे माही और सीमा पर भद्दे कमेंट करते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगे। एक गुंडा माही और सीमा को हवस भरी नजरों से देखते हुए बोला, अरे आज पूरी रात तो मजा आने वाला है, ऐसा माल तो कभी कभी मिलता है। दूसरा गुंडा हंस पड़ा, तुझे अभी बताते हैं। तभी दोनों ने मिलकर मानव पर हमला किया।
वो बार बार गिरा, चोट खाई, लेकिन वी को एक ड्राइवर थोड़ा घबराया हुआ सा लगा। तो उसने उसका कॉलर पकड़कर सख्त लहजे में पूछा, साफ साफ बता किसे लेकर गया था तू? अगर सच नहीं बोला तो कल तेरी गाड़ी में ही तेरी लाश पड़ी होगी। ड्राइवर डर से कांपने लगा और उसने फिर आयरन को पूरी घटना बताई। यह वही ड्राइवर था जिसकी टैक्सी लेकर मानव और टीम वहां से निकली थी। अब तक सुबह के 6 बज चुके थे। इधर जब पुलिस वाले सेल में झांकने आए तो दोनों शराबी बेहोश पड़े थे। वहीं एक कोने में मानव टूटी हुई बेल्ट पकड़े बैठा था। सीमा और माही थकी आंखों से उसे ताक ही रही थी। पुलिस वाला हैरान होकर बोला, यह सब तुमने अकेले किया? मानव ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया। लेकिन जैसे ही तीनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और अपना सामान उठाया, अचानक एक आदमी मानव का सिल्वर ब्रीफकेस झपटकर भाग गया। मानव उसके पीछे दौड़ते हुए जोर से चिल्लाया, हे कहां भाग रहा है वो? फंसाने की कोशिश की थी। मानव उसे पहचानते ही पीछे दौड़ा, लेकिन सीमा ने माही को पुलिस कंप्लेन करने कहा और खुद माही को लाइव लोकेशन शेयर करते हुए मानव के पीछे भागने लगा। कुछ दूरी पर वो छोटे बालों वाला आदमी गली में घुस गया और उसके पीछे जब सीमा वहां आई तो उन्होंने देखा कि दर्जन भर गुंडों ने मानव को चारों तरफ से घेरा। और अब तुम लोगों को क्या करना है वो हम डिसाइड करेंगे। तभी माही पीछे से भागते हुए वहां पहुंची तो मानव ने दोनों लड़कियों से कहा, भागो यहां से, मुझे बचा नहीं पाओगे। लेकिन दोनों लड़कियां जड़ होकर खड़ी रहते हुए आगे बढ़ी और बोली, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? तुम्हें पैसे चाहिए ना तो हम दे देंगे, हमें जाने दो, इन लड़कियों को छोड़ दो। लेकिन अचानक एक जोरदार थप्पड़ मानव के गाल पर पड़ा और छोटे बालों वाला आदमी गुर्राया, मुझे ऐसे, और मानव दर्द से गिर पड़ा। तभी माही दौड़कर उसके सामने कन्विंस कर दो, फिर हम तुम्हें और तुम्हारे इस यार को जाने देंगे। यह सुनकर सीमा गुस्से से चीख पड़ी। बालों वाले को उठाकर दीवार की तरफ फेंक दिया। उसे देखते ही सीमा खुशी से चिल्लाई। आर्यन सर, आर्यन ने तीनों को देखकर डांट लगाई, तुम्हें सेलेरा ने कहा था ना सीधे होटल जाना, तुम लोग बेवकूफ हो क्या? तभी माही चिल्लाई, सर पीछे देखिए। लेकिन आर्यन ने पलटकर देखने की भी जरूरत नहीं समझी। पीछे से झपटने वाले गुंडे को उसने कोहनी से मारा और फिर उसका सर पकड़कर दीवार से भिड़ा दिया। तभी मानव ने जल्दी से इशारा किया, आर्यन उस छोटे बालों वाले को पकड़ो, वही हमारा बैग लेकर भाग रहा है। बाकी गुंडे चीखते हुए एक साथ आर्यन पर टूट पड़े। लेकिन आर्यन के लिए ये बच्चों का खेल था। वो एक एक करके सबको धूल चढ़ाता गया। एक गुंडा हांफते हुए पीछे हट गया और कापती आवाज में बोला, तू है कौन? आर्यन ने उसका कॉलर पकड़कर हवा में उठाया और गरज उठा, मैं हूं आर्यन, और याद रखना मेरे लोगों को हाथ लगाने से पहले 10 बार सोचना, वरना अगली बार सिर्फ पिटाई नहीं होगी, अगली बार तुम्हारी कहानी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन तब तक वो छोटे बालों वाला आदमी ब्रीफ केस लेकर भाग चुका था। आर्यन की बात सुनकर वो आदमी डर से कांप गया। तभी अचानक आर्यन ने उसकी गर्दन पकड़ ली। इधर बाकी गुंडे एक एक कर जमीन पर तड़प रहे थे। आर्यन ने उसे जोर से जमीन पर पटकाया। वो गुंडा करहाते हुए घिसटने लगा, लेकिन आर्यन की नजरें अब भी उसके ऊपर टिकी थी। भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे अधूरी कहानी अब बिल्कुल पसंद नहीं। चल बता, किसने भेजा तुझे और वो ब्रीफ केस लेकर कहां गया? वो आदमी डर के मारे वहीं रुक गया और कांपते हुए बोला, हम नहीं जानते, वो सिर्फ निरान को पता है, हम तो बस उससे बस ऑर्डर लेते हैं। तभी मानव दर्द से उठकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा। उसका चेहरा सूजा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। माही और सीमा उसे संभालने के लिए दौड़ी। आर्यन ने गुंडों को घूरते हुए देखा और फिर मानव के पास आकर बोला, इनको कुछ नहीं पता, अभी सब लोग होटल चलो, वाइन फेयर इवेंट शुरू होने में 1 घंटा बाकी है। इस हालत में तो वाइन इवेंट अटेंड नहीं कर सकते ना। उसने तीनों की खराब हालत देखते हुए इशारा किया तो सीमा रोते हुए बोली, अब कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, सब खत्म हो गया, बिना सैंपल के हम कंपटीशन में कभी हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मानव ने गहरी सांस ली और दबी हुई आवाज में बोला, आई एम सॉरी आर्यन, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना तसल्ली। उसने सख्त लहजे में कहा, अभी खेल बाकी है और आखिर में जीत किसकी होगी, यह इवेंट पहुंचकर पता चलेगा। चलो, अब बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है।
ट्रेड फेयर शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है। मानव और दोनों लड़कियां उसके पीछे चल पड़े, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बिना सैंपल के वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन आर्यन कॉन्फिडेंट लग रहा था, जैसे वह पहले से जानता हो कि आगे क्या होने वाला है। सड़क पर पहुंचते ही उसने एक टैक्सी रोकी, दरवाजा खोला और लड़कियों से कहा, बैठोगे? आर्यन ने ड्राइवर को सीमा घबराते हुए बोली, लेकिन अगर वो लोग होटल तक आ गए तो आर्यन ने टैक्सी का दरवाजा जोर से बंद किया और सख्त आवाज में बोला, जो एक बार हार चुका है उसके पास लौटकर आने की हिम्मत नहीं होती। उनकी टैक्सी चल पड़ी। कुछ देर तक गाड़ी के भीतर सन्नाटा पसरा रहा, सिर्फ इंजन की गरगराहट सुनाई दे रही थी। माही चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी और सीमा यह सोच रही थी कि सेलेरा को क्या जवाब देगी। वहीं मानव की आंख लग चुकी थी। पिछली रात से अब तक जैसे वह एक जंग लड़ रहा था और शराबियों और गुंडों से भिड़ने के बाद काफी थक चुका था। तभी उनकी हालत देखकर आर्यन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, याद रखना यह तो बस शुरुआत है। सुब्रवाल परिवार हमारे साथ खेलना चाहता है, लेकिन अब उन्हें समझ आएगा कि शिकार कौन है और शिकारी कौन। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि टैक्सी में बैठा हर शख्स कांप उठा। होटल पहुंचकर आर्यन और वो लोग लिफ्ट में आए। तब अचानक कुछ सोचते हुए मानव ने आर्यन से कहा, क्यों ना हम पुलिस से हेल्प मांगे? वो लोग इसी शहर में होंगे तो हमें बस ढूंढना है कि वह कहां छिपे हैं और हम अपना सैंपल वापस पा सकते हैं। यहाँ की पुलिस बहुत बड़ी रिश्वतखोर है, पैसों के बदले उनसे काम करवाया जा सकता है। तभी माही घबराकर बोली, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। 40 मिनट में इवेंट शुरू होने वाला है, हमें उसके पहले पहुंचकर एंट्री करवानी होगी। यह सुनकर मानव और सीमा के चेहरे उतर गए। दोनों की आंखों में हताशा साफ झलक रही थी। तब आर्यन ने शांत आवाज में कहा, तुम लोग अभी किसी और बात की चिंता मत करो, पहले कमरे में जाओ, अपना हुलिया ठीक करो, उसके बाद मेरे रूम में आओ, फिर बात करते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खोला। वो लोग उस लिफ्ट में पहुंचे जहां उनके कमरे थे। तभी उन्हें पता चला कि आर्यन का कमरा ठीक उनके सामने था। सीमा और माही ने अपना कमरा खोला। दोनों बारी बारी से नहाकर कपड़े बदले। इधर मानव भी तैयार हो गया। जब तीनों आर्यन के कमरे में पहुंचे तो देखा कि आर्यन ने चारों के लिए नाश्ता मंगवाया था। उन्हें देखकर आर्यन बोला, अब भी 20 मिनट बचे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से खाओ, फिर सब साथ चलेंगे। वैसे भी इवेंट इसी होटल के टॉप फ्लोर पर होने वाला है। माही रूंधे गले से बोली, इतना सब भोगने के बाद इस नाश्ते का एक निवाला भी गले से नीचे नहीं जाएगा। आर्यन सर। तब मानव ने सामने बैठते हुए धीमी आवाज में कहा, और हमारे पास तो सैंपल भी नहीं है, हम वहां जाकर क्या करेंगे? सीमा भी एकदम सैड होकर बोली, हां, वहां जाकर क्या हम खाली हाथ खड़े रहेंगे? अगर जाना है तो तुम अकेले जाओ, मैं तो नहीं जाना चाहती। मुझे तो यह भी समझ नहीं आता वापस जाकर सेलेरा मैडम को कैसे मुंह दिखाऊंगी। यह इवेंट कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हमारी वजह से सब बर्बाद हो गया। आर्यन ने टेबल पर रखे नाश्ते की ओर इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोगों पर खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझ पर तो करो। आई है प्लान, मैं आरके इंडस्ट्रीज की रेपुटेशन खराब नहीं होने दूंगा। अब जल्दी से खाओ, वरना इवेंट में बेहोश हो गए तो पक्का हमारी रेपुटेशन खराब होगी। लोग कहेंगे हम अपने एम्प्लॉय को सही ट्रीट नहीं करते। यह सुनकर सीमा, मानव और माही ने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा। मानव तुरंत बोला, ओ आर्यन, क्या प्लान है? आर्यन ने मिस्टीरियस स्माइल करते हुए कहा, सब पता चल जाएगा, बस सही वक्त आने दो। और रही बात उस निरान की, तो वो बस प्यादा है। तुम्हें ये तो पता चल गया कि ये सब सुपरवाल का किया धरा है। आज इवेंट में उसका भी पर्दाफाश हो जाएगा। डोंट वरी। क्या था आर्यन का प्लान? क्या उसे पहले से पता था कि? और होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आर्यन पलटा और पलंग के पास रखा एक छोटा सा सिल्वर सूटकेस उठाकर सामने रख दिया। यह बिल्कुल वैसा ही सूटकेस था जैसा चोरी हुआ था। ये देखकर मानव की आंखें हैरानी से फैल गई। ये यहाँ कैसे आया? ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? इसे तो उस आदमी ने चुरा लिया था। लेकिन सीमा ने सूटकेस को तुरंत बिस्तर पर रखा और जैसे ही सूटकेस खोला, अंदर खूबसूरती से पैक हुई मेडिसिनल वाइन की बॉटल्स दिखाई पड़ी। ये देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने राहत की सांस ली और कहा, मतलब आर्यन सर, आपने पहले से एक और सेट तैयार करके रखा था? माही खुशी से ताली बजाकर बोली, तो फिर हम इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थैंक गॉड, बच गए हम तो। अब तो मैं चैन से कुछ खा सकती हूं। कल से कुछ नहीं खाया। एकदम से चूहे बिल्ली सब मेरे पेट में कुश्ती करने लग गए हैं। यह कहकर वो खाने पर टूट पड़ी।
उसे देखकर मानव और सीमा ने भी राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगे। आयरन ने भी नाश्ता करते हुए कहा, मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने पहले ही प्लान बना लिया था। जब वो सब्बाल वाइन फेयर में इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो वाइन इवेंट में कैसे चुप बैठेगा, वो भी तब जब मेडिसिनल वाइन इतनी पॉपुलर हो गई। सीमा को सडनली रियलाइज हुआ और उसने हैरानी से कहा, तो इसलिए आपने हमें खाली ब्रीफ केस दिया ताकि सब्रवाल के लोगों का ध्यान हम पर रहे और आप असली ब्रीफ केस लेकर आ गए। आयरन ने हाँ में सर हिलाया। सीमा एक्साइटेड होकर बोली, व्हाट ब्रिलियंट प्लान आयरन सर, उन बेवकूफों को पता भी नहीं चला कि वो लोग खाली ब्रीफ केस लेकर गए हैं। आयरन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो खाली ब्रीफ केस नहीं था। खैर तुम लोग यह बताओ कि हुआ क्या था। जब माही ने सब कुछ सुनाया तो आयरन का खून खौल उठा और वो गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम लोग टेंशन मत लो। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है ना, मैं उन्हें ऐसी पनिशमेंट देने वाला हूं कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, चाहे वो पुलिस वाले हो या गुंडे या फिर सब्रवाल। मानव ने तुरंत उसे समझाया, आयरन आप छोड़ो, ये सब हमारे पास सैंपल है, बस इतना काफी है। यहां थाईलैंड में पुलिस से पंगा करना सही नहीं होगा। आयरन ने हंसते हुए कहा, थाईलैंड हो या कोई भी लैंड हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले इवेंट में चलते हैं। ट्रॉफी जीतने के बाद इस बारे में बात करेंगे। वो लोग कमरे से बाहर आए और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे। तब माही ने सीमा से फुसफुसाते हुए पूछा, सीमा आयरन सर क्या हमेशा ही ऐसी बातें करते हैं? मतलब क्या वो सच में पुलिस वालों से पंगा लेंगे? मेरे ख्याल से वो सिर्फ मानव सर को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। सीमा ने आयरन की तरफ देखा और माही से हेल्पलेसली कहा, माही तुम आयरन सर को नहीं जानती, जब तुम उन्हें जान जाओगी तो तुम्हें साउथ के हीरो भी उनके सामने फीके लगेंगे। वो जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तब आयरन बिना पलटे बोला, तुम लोग कितने भी धीरे धीरे बातें कर लो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। यह सुनकर माही और सीमा ब्लश करने लगी। वो तीनों लिफ्ट के अंदर आए और मानव ने टॉप फ्लोर का बटन दबाया। होटल की लिफ्ट जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। मानव, माही और सीमा के चेहरे पर नर्वसनेस और टेंशन भी पड़ रही थी, लेकिन आयरन का चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी आंखें लिफ्ट के डिस्प्ले पर टिकी थी जो फ्लोर्स काउंट कर रहा था। थोड़ी ही देर में लिफ्ट रुकी और डोर्स खुले। लिफ्ट से बाहर निकलते ही उन्हें इंटरनेशनल फेमस वाइन अप्रिसिएशन एग्जीबिशन का भव्य एंट्रेंस नजर आया। चारों तरफ शानदार डेकोरेशन किया गया था और एंट्रेंस पर एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा था वर्ल्ड्स फाइनेस्ट वाइन्स एंड बेवरेजेस कंपटीशन 2025। जैसे ही आयरन अपनी टीम के साथ एंट्रेंस पर आया, रिसेप्शन डेस्क पर खड़ी होस्टेस ने उनकी तरफ देखा और प्रोफेशनल स्माइल के साथ कहा, वेलकम टू द इंटरनेशनल वाइन एग्जीबिशन। आप यहाँ पार्टिसिपेट करने आए हैं? आयरन आगे बढ़ा और अपना इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए बोला, आरके इंडस्ट्रीज आयरन कपूर। होस्टेस ने कंप्यूटर में चेक करते हुए कहा, आइए सर, आपके नाम से 4 and फ्री पासेस हैं और ये रहे आप सबके एक्सक्लूसिव स्टिकर्स। उसने 4 सेट्स में 3-3 थम्स अप पैटर्न वाले स्टिकर्स दिए और बोली, हर गेस्ट को 3 स्टिकर्स मिलते हैं। जो वाइन आपको पसंद आए उस पर अपना स्टिकर लगा सकते हैं। सीमा ने नर्वसली पूछा, तो फिर वाइन की इवैल्यूएशन इन स्टिकर्स के जरिए ही होगी? होस्टेस ने एक्सप्लेन किया, एक्चुअली ये स्टिकर सिर्फ 10% स्कोर्स के लिए है। मेन इवैल्यूएशन तो इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग और फिर 3 इंटरनेशनली रनाउंड गवर्नमेंट्स की ऑन साइट टेस्टिंग से होती है। उसके बाद एक स्पेशल गेस्ट आएंगे और वही फाइनल सिलेक्शन करेंगे। अब आप अंदर जाकर अपना बूथ सेटअप कर सकते हैं। वो लोग अंदर जाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पहले उनकी सिक्योरिटी चेकिंग हुई और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। जैसे ही वे अंदर गए, वहां का शानदार माहौल देखकर सबकी सांसें रुक गई। सीमा हैरानी से चारों तरफ देखते हुए बोली, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी राजमहल में आ गए हैं। वहां से गुजरते हुए वो एक बड़े से ग्रैंड हॉल में अंदर आए जहां करीबन दर्जन भर बूथ सेट किए गए थे और बड़ी बड़ी कंपनीज के बैनर्स नजर आ रहे थे। वहां पर सभी एलर्ट लोग ही नजर आ रहे थे। आयरन ने इनविटेशन कार्ड पर बूथ नंबर देखा तो उसका बूथ सबसे लास्ट में था। तभी उसकी नजर हॉल पर सबसे फ्रंट बूथ के बैनर पर पड़ी और सिर्फ आयरन ही नहीं बल्कि बाकी तीनों की नजर भी उस बूथ पर पड़ी। मानव ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, वहां सामने सब्रवाल का भूत है और वहां पर हमारा सिल्वर ब्रीफ केस भी है। सीमा का मुंह खुला रह गया। ये तो हद है, चोरी करके सीना चोरी। आयरन सर, यह लोग हमारी वाइन सैंपल को यूज करने वाले हैं।
आर्यन ने सब्रवाल कंपनी के बूथ पर नजर गड़ाई, लेकिन फिर एक मिस्टीरियस स्माइल उसके होठों पर आ गई। इन्होंने वही किया जिसका मुझे अंदाजा था। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। इन्होंने वाइन फेयर में भी यही ट्रिक अपनाई थी और अब वाइन इवेंट में भी वही करने वाले हैं। यह सुनकर मानव परेशान हो गया। तो अब क्या करेंगे आर्यन? दोनों की वाइन सेम टेस्ट करेगी। ऊपर से इनका बूथ हमारे सामने है, वो भी सबसे अच्छी लोकेशन पर। सब लोग इन्हें ही वोट करेंगे। मुझे तो लगा था कि तुम्हारे पास सैंपल है तो जीत हमारी ही होगी, लेकिन अब तो कोई चांस ही नजर नहीं आ रहा। तुम्हें उस फेक ब्रीफ केस में वाइन रखना ही नहीं चाहिए था। सीमा ने बूथ नंबर्स की तरफ देखा और बोली, हमारा सबसे लास्ट वाला बूथ है, इतना पीछे है कि वहां तो कोई आएगा ही नहीं। माई ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, परफेक्ट, पहले सैंपल चोरी हुआ, अब भूत भी सबसे पीछे की लोकेशन पर, कैसे कंपीट करेंगे हम? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, लोकेशन मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। यहां लोग वाइन टेस्ट करने आए हैं, इसलिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि भूत कितना पीछे है। और मानव, मैं कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करता। उन तक ब्रीफ केस पहुंचाने का प्लान भी मेरा था, लेकिन अभी तक मेरा प्लान पूरा नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अब तुम लोग बूथ सेटअप करो, मैं कुछ देर में आता हूं। मानव ने कंसर्न टोन में पूछा, लेकिन तुम जा कहां रहे हो? आर्यन ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, द्रवण के बूथ पर अपना सैंपल देखने। आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स। हॉल में घूमते हुए वो सब कुछ ऑब्जर्व करने लगा। सबसे ज्यादा भीड़ द्रवण के बूथ पर ही थी। वहां 2 रिप्रेजेंटेटिव सबको मेडिसिनल वाइन के बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर रहे थे। द्रवण कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव तुरंत बोला, ऑफ कोर्स, लेट मी ओपन दिस स्पेशल बॉटल। उसने सिल्वर ब्रीफ केस खोला और मेडिसिनल वाइन की बोतल निकाली। उसने बोतल को पकड़कर कॉर्क खोलने की कोशिश की, 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन कॉर्क मिला तक नहीं। वो झूठी हंसते हंसते हुए बोला, थोड़ा थोड़ा टाइट है। वो क्या है? वाइन को सेफ रखना जरूरी है ना। उसकी काफी कोशिश के बावजूद वाइन की बोतल नहीं खुली तो उसने अपने साथी को बोतल देते हुए कहा, रुबीना, मेरे हाथ में पसीना आ गया है, तुम फ्राई करो। रुबीना ने भी बॉटल ओपन करने की कोशिश की, पहले हाथ से और फिर टूल्स के जरिए, लेकिन कॉर्क खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी एक एलिस नाम की जज वहां आई और उसने पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? रुबीना ने डेस्परेटली कहा, नो नो मैम, बस ये कॉर्क थोड़ा, लेट मी ट्राई अगेन। इस बार उसने फुल फोर्स लगाई, लेकिन कॉर्क अभी भी जस का तस था। तब तो भीड़ कंफ्यूज्ड हो गई और कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर जाने लगे। आर्यन ने देखा कि यह सही टाइम था तो वह भीड़ के बीच में से निकलकर सामने आया। एक्सक्यूज मी, शायद मैं हेल्प कर सकूं। आर्यन को देखकर रुबीना ने नर्वस स्माइल दी। आप कौन है? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मैं आरके इंडस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव हूं। हमारी भी मेडिसिनल वाइन है और कोइंसिडेंटली हमारी बॉटल्स का भी सिमिलर डिजाइन है। यह सुनकर तो रुबीना और उसके साथी इस रितेश के पसीने छूट गए। वो भी अच्छी तरह से जानते थे कि यह वाइन का सैंपल कैसे हासिल किया गया है, लेकिन उन्हें तो बताया गया था कि आरके इंडस्ट्रीज से कोई भी इवेंट में पहुंच ही नहीं पाएगा। फिर आर्यन कैसे उनके सामने खड़ा था? तब एलिस ने आर्यन से पूछा, जब ये लोग खुद अपनी वाइन की बोतल ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो तुम कैसे करोगे? आर्यन ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, यह बोतल अलग तरीके से डिजाइन की गई है। इसके कॉर्क का एक यूनिक सिक्योरिटी फीचर है। आप इसे दूसरे वाइन की बॉटल्स की तरह ओपन नहीं कर सकते। यह कहते हुए उसने रुबीना के सामने हाथ आगे बढ़ाया और वाइन की बोतल देने का इशारा किया। सब लोगों की नजरें उसी पर टिकी थी, इसलिए मजबूरी में रुबीना को वो बोतल आर्यन के हाथ में देनी ही पड़ी। आर्यन ने बोतल को अपने हाथ में लिया और बोला, ओरिजिनल मेडिसिनल वाइन बनाने वाली कंपनी ने एक स्पेशल टेक्निक यूज की है। कॉर्क को 3 बार एंटी क्लॉकवाइज फिर 1 बार क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, तभी यह ओपन होती है। यह सुनकर क्राउड का इंटरेस्ट बढ़ गया। सभी क्यूरियस होकर देखने लगे। रितेश घबराकर बोला, हम जानते जानते हैं, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। आर्यन ने तुरंत कॉर्क को धीरे से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर क्लॉकवाइज घुमाया तो बोतल का कॉर्क आसानी से निकल गया। आर्यन ने बोतल को रितेश के हाथ में देते हुए कहा, हे यू गो, अब आप लोग अपनी वाइन सर्व कर सकते हैं। रितेश और रुबीना के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ दिख रही थी। उनके एसोसिएट्स भी काफी अनकंफर्टेबल लग रहे थे, क्योंकि जिस बोतल को अपना बता रहे थे वो उसका ढक्कन तक नहीं खोल पा रहे थे। एक जज ने हैरानी से आर्यन से पूछा, आप कैसे जानते थे यह टेक्निक? आर्यन ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, क्योंकि यह टेक्निक हमारी कंपनी की है।
आरके इंडस्ट्रीज ने स्पेशल कॉर्क डिजाइन डेवलप किया है अपनी प्रीमियम मेडिसिनल वाइन के लिए। यह सुनकर सभी ने हैरानी से आयरन की तरफ देखा। तभी रितेश हड़बड़ाकर बोला, नो नो, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। आयरन ने रितेश की आंखों में आंखें डालकर पूछा, हरेली, तो फिर आप इसे ओपन क्यों नहीं कर पा रहे थे? अगर यह आपकी अपनी टेक्नोलॉजी है तो आपको तो बेहतर पता होना चाहिए था। एक जज ने सस्पिशियस टोन में रितेश से पूछा, दिस इज क्वाइट स्ट्रेंज। आप अपने ही प्रोडक्ट का मैकेनिज्म नहीं जानते। रितेश डेस्परेटली बोला, तो सर एक्चुअली हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट यहां नहीं आ सके। आयरन ने मजाकिया लहजे में कहा, बट यू आर द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। खैर, आयरन फिर जजेस और बाकी लोगों की तरफ देखकर आगे बोला, अगर आप लोग मेडिसिनल वाइन में इंटरेस्टेड हैं तो आरके इंडस्ट्रीज का बूथ विजिट कर सकते हैं। हमारे पास भी मेडिसिनल वाइन का ओरिजिनल वर्जन है, क्योंकि इनकी वाइन को पीने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। यह सुनकर रितेश और रुबीना का चेहरे का रंग उड़ गया। हमारी वाइन हवा में, हमारी वाइन भी ओरिजिनल है और किसी को कुछ नहीं होगा, हमारी गारंटी है। आयरन ने मिस्टीरियस स्माइल करते हुए कहा, ऑफ कोर्स कंपटीशन में सभी वाइन वैल्यूएबल है, लेकिन द बेस्ट वाइन विन। जजेस भी आयरन की कंपनी का वाइन सैंपल टेस्ट करना चाहते थे, लेकिन तभी रुबीना ने तुरंत वाइन की बोतल से ग्लासेस में वाइन डालना शुरू किया और सभी मेडिसिनल वाइन की खुशबू से आकर्षित होकर वहीं रुक गए। फेयर कंपटीशन होगी और जब सच सामने आएगा तो तुम्हारी सब्रवाल कंपनी की पूरी रेपुटेशन धूल में मिल जाएगी। यह कहकर आयरन वहां से चला गया, लेकिन रितेश ने तुरंत रुमाल निकालकर अपना पसीना पोंछा और मन ही मन बड़बड़ाया, बड़ा खतरनाक आदमी है ये तू, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। हमारी वाइन टेस्ट करने के बाद कोई यकीन नहीं करेगा कि इसकी वाइन रियल है। सन्नाटा पस रहा था, जबकि सबसे सामने द्रवण वाइन इंडस्ट्रीज के बूथ पर भीड़ लगी हुई थी। लोग द्रवण कंपनी के मेडिसिनल वाइन की तारीफ अभी सब्बाल इंडस्ट्रीज के वाइन पी थी। वो सब उल्टियां करने लगे। क्या मिला था इनके वाइन में? अरे कुछ तो गड़बड़ है। खुशबू तो अच्छी थी, लेकिन वाइन पीते ही उल्टी आ रही है। यह देखकर सब्रवाल के वो दोनों रिप्रेजेंटेटिव्स हक्के बक्के रह गए और तुरंत सफाई देते हुए बोले, आप लोगों ने कुछ उल्टा सीधा खाया होगा। यह सब हमारी वाइन की वजह से नहीं है। लेकिन लोग उन्हें तरह तरह की बातें सुनाने लगे। सीमा भी हैरान थी। तभी उसने लोगों को बातें करते सुना और फिर उसने आयरन से धीरे से कहा, ये लोग कह रहे हैं कि वाइन में खुशबू तो थी पर स्वाद बिल्कुल पानी जैसा। आयरन सर, आपको पहले से पता था ना? तभी आपने इतनी आसानी से बोतल खोल कर दे दी कि आपका ही प्लान था। आपने ही वाइन की बोतल में गलत सैंपल रखा था। आयरन ने नाम असर हिलाते हुए धीरे से बोला, सैंपल सही था, लेकिन बस इस वाइन को और डाइल्यूट नहीं किया था और इसमें मेरा अमृत एसेंस नहीं मिलाया था। मैं अपना बदला लेने के लिए मासूम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये वाइन तो बस पेट साफ कर रही है, लेकिन लोगों को यह नहीं पता। तभी अचानक एक जज एलिस सीने पर हाथ रखकर लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। जज के गिरने से लोगों के बीच बड़ी हड़कंप मच गई। लोग डर कर पीछे हटने लगे, लेकिन सीमा और वीत दौड़कर उनके पास पहुंचे। तभी एक दूसरे जज ने एलिस की हालत देखकर कहा, इसे कोई बीमारी होगी या शायद हार्ट अटैक आया है। हम अभी डॉक्टर्स बुला रहे हैं। आप लोग घबराइए नहीं, प्लीज काम डाउन एवरीबॉडी। लेकिन तभी एक आदमी गुस्से में रुबीना और रितेश से बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा कि अभी तुम्हारी वाइन पी रही थी। इन लोगों की वाइन में कुछ प्रॉब्लम है। तभी इनकी वाइन पीने वाले लोग वॉमिट कर रहे थे और अब इस जज की जान पर बनाई है। कई लोग उस आदमी की बात से सहमत हो गए। तभी रुबीना चिल्लाई कि यह सब झूठ है, लेकिन तभी उसकी नजर आयरन पर पड़ी जो उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। रुबीना और रितेश को समझते देर नहीं लगी कि यह सब आयरन का किया धरा है। इसी बीच सिक्योरिटी और एक डॉक्टर आ गए। डॉक्टर ने तुरंत एलिस को चेक किया। एलिस के माथे और गर्दन पर लाल चकत्ते उभर आए थे, चेहरा बैंगनी पड़ गया था और सांसें भी धीमी चल रही थी। डॉक्टर बोला, शी इज पॉइजन, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना बचाना मुश्किल है। तभी आयरन ने आस्तीन चढ़ाते हुए कहा, हॉस्पिटल ले गए तो देर हो जाएगी, पहले मुझे कोशिश करने दो। लेकिन डॉक्टर्स ने साफ साफ मना कर दिया, तुम डॉक्टर हो, मेरे पास तुम्हें प्रूफ करने का टाइम नहीं है। अगर अभी कुछ नहीं किया तो यह मर जाएगी। यह कहकर उसने अपनी जेब से सिल्वर नीडल्स निकाली और एलिस की गर्दन के कुछ पॉइंट्स पर लगाने लगा। तब यह देखकर डॉक्टर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा तो सीमा ने उसे पकड़ लिया।
सर को अपना काम करने दीजिए डॉक्टर, डोंट डिस्टर्ब हिम। तब डॉक्टर जोर से चिल्लाया, अरे रोको इसे, ये पागल उस औरत की बन रहा है, इसके पास लाइसेंस तक नहीं है। रुबीना भी तंज कसते हुए बोली क्योंकि एलिस की हालत बेहतर होती नजर आ रही थी। तभी आर्यन ने सीमा से कहा, हमारे बूथ से हमारी रियल मेडिसिनल वाइन लाओ और सिर्फ 30 मिलीलीटर हिलो होना। सीमा दौड़कर वाइन लेकर आई। उस ग्लास से वाइन की इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही थी कि सब हैरान रह गए। कुछ लोग तो बोलने लगे, ये कैसी वाइन है, खुशबू तो कमाल की है। आर्यन ने वाइन का आधा हिस्सा अलीस को पिलाया और बाकी को अपने हथेली में डालकर हवा में छिड़क दिया। वाइन के छींटे कुछ लोगों के चेहरे पर पड़े। पहले तो वो गुस्से में हटे, लेकिन अगले ही पल उस खुशबू से जैसे मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं जमीन पर पड़ी अलीस ने गहरी सांस ली तो आर्यन ने झुककर उसके गर्दन से आखिरी नीडल धीरे से निकाली। नीडल निकलते ही अलीस ने आंखें खोली। उसकी सांसें सामान्य हो गई थी। भीड़ यह देखकर तालियां बजाने लगी। डॉक्टर ने हैरानी से आर्यन की तरफ देखा और थम्स अप करते हुए कहा, वाओ, यू आर ब्रिलियंट डॉक्टर मिस्टर। अलीस उठकर बैठी और हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। तब एक दूसरे जज ने उससे कहा, तुम बेहोश हो गई थी, अगर यह तुम्हें ना बचाते तो शायद। अलीस ने डरते हुए आर्यन की ओर देखा और बोली, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। हाँ, अब याद आया, मैंने सब्रवार इंडस्ट्रीज की वाइन टेस्ट की, उसके बाद ही मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तब आर्यन ने कहा, शायद तुम्हें इस वाइन के किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी थी जिससे सांस रुकने लगी। अलीस ने सर हिलाया, मुझे कुछ चीजों से एलर्जी है। आर्यन ने सामने रखी सब्रवाल की बोतल की ओर इशारा किया। इसमें जौ और शकरकंद जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एलर्जी ट्रिगर कर सकते हैं। यह सुनकर सब्रवाल वालों के चेहरे पीले पड़ गए। वो चिल्लाए, झूठ, ये हमारी वाइन टेस्ट किए बिना कैसे बोल सकता है? यह हमें बदनाम कर रहा है ताकि हमारी मेडिसिनल वाइन की जगह अपनी वाइन को प्रमोट कर सके। यह सब इसकी ही चाल थी। जरूर इसने ही जज अलीस को कुछ दिया होगा जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज अ फ्रॉड। तब कुछ लोग आर्यन से बोले, हां, यह भी सही है, तुमने वाइन टेस्ट ही नहीं की तो साबित कैसे करोगे? आर्यन ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जौ, मक्का, शकरकंद, याम। उसने सिम इंग्रेडिएंट्स के नाम इंग्लिश में भी बताए ताकि सभी को समझ आ जाए। फिर आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा, ये इस वाइन का पूरा फार्मूला है। जल्दी ही सबकी वाइन की लैब रिपोर्ट आएगी और फिर सब साफ हो जाएगा। एलिस ने हैरानी से पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? आर्यन मुस्कुराया, क्योंकि यह असल में हमारी आरके इंडस्ट्रीज कंपनी का नया फार्मूला था। द्रवण के लोगों ने इसे चुराकर पहले यहां ले आए। इस वाइन की खुशबू तो शानदार है, लेकिन इसमें एक खतरनाक कमी है। अगर कोई इसे ज्यादा पी ले तो यह सेंसिटिव लोगों में जानलेवा रिएक्शन पैदा कर सकता है। लेकिन इन्होंने जल्दबाजी में टेस्टिंग की ही नहीं और ना ही इन्हें कुछ पता भी था। यह तो बस यहां आकर खुद को बेटर दिखाना चाहते थे, लेकिन फंस गए। रुबीना गुस्से में चिल्लाई, ये झूठ बोल रहा है, ये हमारी वाइन है, बल्कि इसने हमारा फार्मूला चुराया है। तभी हॉल में अचानक शोर मच गया क्योंकि पीछे की बड़ी एलसीडी स्क्रीन पर लैब की एनालिसिस रिपोर्ट आ गई। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गई। रिपोर्ट में वही इंग्रेडिएंट्स थे जो आर्यन ने गिनाए थे। आर्यन ने रितेश और रुबीना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या अलग था? चोरी करके जल्दी करके नाम कमा लोगे, नहीं मैं द्रवण का नाम मिट्टी में मिलाऊंगा। उसने पहले भी हमारी वाइन चुराई थी ना, लेकिन आज तो ब्याज समेत भुगतान करना पड़ेगा। लैब रिपोर्ट के साथ ही स्क्रीन पर वाइन की क्वालिटी स्टैंड स्कोर भी आया। वाइन को 10 में से पॉइंट्स मिले थे, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई ताली नहीं बजी। लोग फुसफुसाने लगे, ये लड़का सच बोल रहा था, ये वाइन चोरी की होगी। अगर यह वाइन इनकी होती तो बोतल तो खोल पाते। ऊपर से इन्हें यह भी नहीं पता कि इस वाइन को ज्यादा पीने के नुकसान है। द्रवण कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के चेहरे की रंगत हो गई। चारों तरफ कैमरास थे, सब कुछ लाइव जा रहा था। वो समझ चुके थे कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अलीस ने मुस्कुराकर आर्यन का हाथ पकड़ा। आपका नाम क्या है? सीमा ने तबाक से जवाब दिया, यह हमारे आरके इंडस्ट्रीज कंपनी के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट है। आर्यन अलीस हंस पड़ी। आर्यन, क्या आप मुझे अपने स्टॉल तक ले चलेंगे? मैं आपकी असली वाइन टेस्ट करना चाहती हूं। आर्यन ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अलीस ने इतनी मजबूती से पकड़ा था कि वो छूट ही नहीं सका।
वो लाचार होकर मुस्कुराया और उसके साथ चल पड़ा। पीछे द्रवण वाले कुर्सियों पर धंस गए और आर के इंडस्ट्रीज का स्टॉल जो अब तक खाली पड़ा था वहां भीड़ लगने लगी। तभी उनके बगल वाले बूथ पर खड़ा एक मोटा आदमी मानव को देखकर बोला, तुम लोगों ने काफी अच्छा तमाशा किया, लेकिन लोगों को यह नहीं बताया कि तुम्हारी वाइन पीने से भी लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। यह सुनकर मानव ने पलटकर बगल वाले बूथ की तरफ देखा तो वहां बैनर पर नाम पढ़ते ही समझ गया कि यह तो इंडिया का पुराना और मशहूर वाइन का ब्रांड है, जो मोबाइल में गेम खेल रहा था और बीच बीच में माही की तरफ चोरी छिपे देख रहा था। उनके टेबल पर 3 बॉटल्स रखी थी और कई खाली ग्लासेस थे, और वहां एक भी आदमी वाइन टेस्ट करने के लिए नहीं आया था। इनका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन शायद किसी तरह इन्होंने इनविटेशन हासिल कर लिया। मोटे आदमी ने हंसकर सिर हिलाया। अरे मैंने तो सुना था एक आदमी तो मरते मरते सामने आ गया था कि हमें फेक वाइन बनाने वालों ने फंसाया था। बिना सबूत के मनगढ़ंत बातें क्यों कर रहे हो? वो नौजवान बोला, अगर तुम्हारी वाइन सही थी तो फिर ट्रेडिशनल वाइन की जगह अचानक से ये मेडिसिनल वाइन क्यों उल्च कर रहे हो? तब माही ने गुस्से से कहा, क्यों? मेडिसिनल वाइन में क्या दिक्कत है? वाइन इवेंट के रूल बुक में कहीं लिखा है कि मेडिसिनल वाइन नहीं बिक सकती। नौजवान लड़के ने मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरते हुए कहा गया और आंखें सिकोड़कर बोला, तो क्या नहीं पता है? तो क्या मैं तुम्हारी इस मेडिसिनल वाइन को ही फालतू मानता हूं? यह हमारे ट्रेडिशनल वाइन के सामने कहीं नहीं टिकती। ले आया। पूरे इंडिया की वाइन इंडस्ट्री की बेइज्जती कर दी तुम लोगों ने। माही और मानव का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। अभी सच सामने आ जाएगा कि किसने बेइज्जती करवाई और किसने नाम कमाया। यह कहते हुए आर्यन ने पीछे देखने का इशारा किया। दोनों ने पलट कर देखा तो वाइन टेस्टिंग के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। ट्रेडिशनल वाइन के पहले सैंपल को 9, दूसरे को 8.8 और तीसरे को 9.2 स्कोर मिले थे। 9.2 का स्कोर सुनकर भीड़ में तालियां गूंजने लगी। इतना स्कोर इंटरनेशनल लेवल पर टॉप माना जाता था। अब तो वो नौजवान और उसका साथी घमंड से आर्यन और मानव की तरफ देखने लगे। अब क्या हुआ? वो भी जीतेंगे और फिर तुम हारोगे और सर झुकाकर यहां से जाओगे। पड़ती है। बिजनेस में वही गिरता है जो अपनी पुरानी गलतियों से सबक नहीं लेता। तभी स्क्रीन पर आर के इंडस्ट्रीज की वाइन का रिजल्ट आया। क्या आर के इंडस्ट्रीज की वाइन का स्कोर ट्रेडिशनल वाइन के स्कोर को मात दे पाएगा? इनको 9.2 का स्कोर मिला था, जो था 9.8। ये देखकर तो भीड़ एक पल के लिए सन्न रह गई। नौजवान मृदुल हैरानी में बड़बड़ाया कि ये कैसे हो सकता है? शायद लैब वालों ने गलती की होगी, लेकिन स्कोर बिल्कुल साफ था। तब माही हंसते हुए बोली, अभी कोई कह रहा था कि हमारी वाइन तुम्हारे से मुकाबला नहीं कर सकती। अब देखो 9.8 वर्सेस 9.2 सब प्रूफ हो गया ना। वो नौजवान और उसका साथी चुप हो गए। अब फाइनल इवैल्यूएशन की बारी थी, लेकिन तब तक सबके स्क्रीन पर सबके प्रमोशन वीडियोस प्ले हो रहे थे। यह देखकर मानव ने धीरे से माही को पुकारा। माही ने तुरंत मानव की आंखों का इशारा समझते ही तुरंत वीडियो प्ले करने का बटन दबा दिया। किरा ने पहले ही अपनी कंपनी के प्रमोशन वीडियोस मेल कर दिए थे। यहां बूथ पर बस बटन दबाकर वीडियो चलाना था। बगल में मौजूद लूजिया ट्रेडिशनल वाइन कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्रचार जोर शोर से करने लगी। फॉरेनर्स को वैसे भी वाइन और डांस का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद होता है। बस फिर क्या? म्यूजिक के साथ भीड़ झूमने लगी और वाइन टेस्टिंग सीधा डांस फ्लोर में बदल गई। भले ही उन्हें गाने के बोल समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन वीडियो में 2 मॉडल्स की आवाज सबके कानों में गूंज रही थी। आर के मेडिसिनल वाइन, इट्स वर्थ इट। कई लोगों को मतलब समझ नहीं आया, लेकिन सबने तुरंत वही नारा दोहराना शुरू कर दिया। पहले अलीस ने ऊंची आवाज में कहा, फिर तो पूरी भीड़ चिल्लाने लगी, आर के मेडिसिनल वाइन, इट्स वर्थ इट। इसी बीच तीनों जजेस भी वहां पहुंच गए। मानव ने उन्हें वाइन टेस्ट करवाई। जब प्रमोशन वीडियो खत्म हुआ तो सब तालियां बजाने लगे। इधर अलीस ने अब तक आर्यन का हाथ पकड़ा हुआ था। आर्यन ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और अलीस का हाथ पास खड़े एक दाढ़ी वाले आदमी के हाथ में पकड़ा दिया। अलीस ने पहले तो हाथ छुड़ाने की कोशिश करी और असरदार है। सबसे बड़ा सबूत तो यह था कि इस वाइन से किसी की जान बची थी। तभी आर्यन जजेस से बोला, बाकी वाइन मौत ला सकती है, लेकिन यह वाइन जिंदगी बचा सकती है। फर्क साफ है। अब तो आर के इंडस्ट्रीज का बूथ रंग बिरंगे थम्स अप स्टिकर्स से भर चुका था। तीनों जजेस की दी हुई रेटिंग भी अब सभी कंपनीज से आगे निकल चुकी थी। तभी एक सुनहरे बालों वाला लंबा सा आदमी हाथ में ग्लास लेकर आगे आया और जोर से बोला, क्या यही मेडिसिनल वाइन है? मैंने पी तो ली है, अच्छी है।
पर हमारी वाइन से अभी भी पीछे है। उस आदमी का नाम एंड्रियो था, पर उसकी वाइन को ही 9.9 यानी आरके इंडस्ट्रीज से ज्यादा फ्लाई का सिंबल बना था। उस बॉक्स को देखकर अलीस और बाकी जजेस की आंखें हैरानी से फैल गई। ये क्या, ये वाइन बटरफ्लाई है? एंड्रू मुस्कुराती है। आयरन ये सुनकर हैरान था और साथ में इंटरेस्टेड भी, क्योंकि आज तक उसने ऐसी बटरफ्लाई के बारे में नहीं सुना था। वो तो मन ही मन ऐसी बटरफ्लाई पालने का सपना देखने लगा। तभी आयरन मुस्कुराया और बोला, किसने कहा मैं मुकाबला नहीं करूंगा? मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं कि लकड़ी के डिब्बे से वाइन की खुशबू निकल जाए, क्योंकि किसी ने पहले ही इस बॉक्स में अपनी वाइन छिड़क दी है। असल में आयरन की नाक बहुत तेज थी और वो दूर से भी स्मेल सूंघ लेता था, इसलिए उसे एंड्रियो की चालाकी का पता चल गया। सीमा ने इस डाली और हवा में छिड़क कर मुस्कुराते हुए कहा, देखना यह अभी लौट आएगी। पास ही खड़ा शनोंग वाइनरी का आदमी भी उसकी नकल करने लगा। एंड्रियो ने उसे हिकारत भरी नजरों से देखा और हंसते हुए बोला, तुम जैसे निकम्मे लोग यहाँ। उसने अपने चेहरे पर तुम जो कहना चाहो कह लो, मैं अपना काम करूंगा वाली जिद रखी थी। असल में उसके पास अब खोने को कुछ नहीं था। अगर वो खाली हाथ देश लौटता है तो उसकी कंपनी में उसका करियर खत्म था, इसलिए उसने पूरी बाजी लगाने का फैसला किया। तभी भीड़ से एक आवाज आई, वो वाइन बटरफ्लाई लौट आई। सभी की नजरें ऊपर उठ गई। वही तितली वापस आ गई थी। वो धीरे धीरे उड़ते हुए आई और आकर एंड्रियो की वाइन के ग्लास पर बैठ गई। एंड्रियो हंसते हुए बोला, देखा का? एंड्रियो की आंखें फटी रह गई कि यह कैसे हो सकता है। शनोंग वाला आदमी गर्व से बोला, क्यों? तुमने ही कहा था कि वाइन बटरफ्लाई सिर्फ बेहतरीन वाइन को पहचानती है। अब तो समझ गए कि किसकी वाइन असली है और किसकी बेकार। उसने ग्लास ऊपर उठाया जिस पर तितली ऐसे बैठी थी मानो कोई ट्रॉफी जीत ली हो। फिर वो आयरन की तरफ मुड़कर बोला, चाहे तुम कुछ भी कहो, रिजल्ट सामने है। इस बार का चैंपियन शनोंग वाइन ही है। तुम्हारी मेडिसिनल वाइन उठाई, उसे ऊपर से लगभग 1 मीटर ऊंचाई से डालना शुरू किया। सुनहरी रंग की वाइन पतली धार बनकर नीचे रखे ग्लास में जा गिरी, और हैरत की बात यह थी कि एक बूंद भी बाहर नहीं गिरी। भीड़ सांस रोककर यह नजारा देख रही थी। तभी वही तितली जिसने अभी तक शिनोंग वाले के ग्लास को पकड़ रखा था, अचानक उड़ गई और सीधा आयरन के ग्लास के पास आकर बैठ गई। एंड्रियो ये देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया। वो बड़बड़ाया, यह तो बस नई वाइन न देखकर जिज्ञासा से आई है। इसमें क्या खास बात है? अभी उड़कर चली जाएगी। आयरन मुस्कुराते हुए बोला, टेक्नोलॉजी के जमाने में लोगों में पेशेंस ही नहीं है। तभी सभी ने ऊपर देखा और सब दंग रह गए। बाहर से दर्जनों तितलियां झुंड में उड़ती हुई आई और सीधा आयरन के पास रखी मेडिसिनल वाइन की बोतलों और गिलासों पर मंडराने लगी। यह देखकर सबको समझ आ गया कि किसकी वाइन बेस्ट है। लोग आयरन के लिए तालियां बजाने लगे और एंड्री और शनांग वाला शर्म से सिर झुकाए चुपचाप अपने ग्लास उठाकर वहां से खिसक गए। आखिर उन्हें और बेइज्जती करवाने का शौक नहीं था। बस थोड़ी ही देर में फाइनल रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ और इस इवेंट का चैंपियन बनी आरके मेडिसिनल वाइन। शाम तक तो कई बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां आरके इंडस्ट्रीज के साथ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पहुंच गई। इस धमाकेदार जीत के बाद आयरन और उनके तीनों साथी आखिरकार अपने कमरों में लौट आए। पिछली रात किसी ने ठीक से नींद नहीं ली थी। मानव और दोनों लड़कियां बाया पुलिस स्टेशन में थी और आयरन पूरी रात उनकी फिक्र करता रहा। अपने अपने कमरे में आते ही सब चेंज करके सो गए। आयरन ने भी सेलेरा को कॉल करके गुड न्यूज दी और फिर लेट गया। करीबन 4 घंटे बाद जब नींद पूरी हो गई तो सबके चेहरे ताजा लग रहे थे। आयरन ने कपड़े बदले और बाकी साथियों को डिनर पर चलने के लिए नीचे बुलाया। माही ने तुरंत कहा, रेस्टोर नहीं, चलो मॉल चलते हैं, शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, मजे करेंगे। आयरन ने मुस्कुराकर हामी भर दी। चलो आए हैं तो थोड़े मजे भी कर लेते हैं। चारों होटल से निकले और पैदल ही निकल पड़े। पास ही गीना शॉपिंग सेंटर था, शहर का सबसे बड़ा मॉल जो 12 मंजिल ऊंचा था। असल प्लान तो यह था कि पहले थोड़ा घूमेंगे और फिर खाना खाएंगे, लेकिन आयरन ने कहा पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर उन्हें एक रेस्टोरेंट मिला। सबने वहां के सबसे मशहूर डिश ऑर्डर की, लेकिन तभी दरवाजे से 2 लोग अंदर आए। आयरन और बाकी तीनों को देखते ही वो रुक गए और ठंडी हंसी के साथ बोले, अरे वाह, ये तो हमारे चैंपियन साहब है। इतनी बड़ी जीत के बाद भी छोटे से ढाबे में खाना खा रहे हो। तुम्हें इवेंट का ड्रीम पास नहीं मिला। यह वही नौजवान मृदुल और उसका साथी विनय था जो इवेंट में जानबूझकर ताने कस रहे थे। तभी सीमा ने अपना बैग उठाया और उनके सामने जाकर अपने बैग से इनवाइट निकालकर उनके टेबल पर पटक दिया। यह रहा तुम्हारा प्रेम पास।
जिस कॉकटेल पार्टी का इतना ढिंढोरा पीट रहे थे ना, उसका असली इनविटेशन हमारे पास ये है, लेकिन हमें जाना ही नहीं है। अब चाहो तो अपने खानदान को फ्री का खाना खिलाने ले जाना। उसी वक्त रेस्टोरेंट का दरवाजा फिर खुला और एक गैंग अंदर घुसने लगा। उन लोगों ने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, रंग बिरंगे बाल, हाथों में डंडे लिए बड़ी शान से अंदर आ रहे थे। वो लोग सीधे कैश काउंटर पर पहुंचे और जबरदस्ती पैसे ऐड लिए, या यूं कहो वो हफ्ता वसूली करने आए थे। तभी उनमें से 2 गुंडे सीधे मानव के पास पहुंचे और उसके कंधे पकड़कर पीछे खींच लिया। अरे यह तो वही है, पुलिस स्टेशन वाला। अरे भाइयों इधर आओ, जिसे ढूंढ रहे थे वो तो खुद ही मिल गया। यह सुनकर अब पूरा गैंग उनके टेबल के पास आ धमका। कुछ गुंडों ने सीमा और माही की ओर बढ़कर हाथ लगाने की कोशिश की। तभी आर्यन धीरे से उठा और उसने एक गुंडे का हाथ पकड़ लिया। तभी मानव ने आर्यन से कहा, इन लोगों की पुलिस में पहचान है, यहां मारेंगे तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। यह सुनकर आर्यन ने गुंडों की तरफ गौर से देखा और फिर माही से पूछा, यह वही थे जिन्होंने तुम लोगों को पुलिस स्टेशन में परेशान किया? माही ने तुरंत हाँ में सर हिलाया तो आर्यन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल उभर आई। उसने मृदुल और विनय की तरफ ऐसे देखा जैसे बलि देने वाला बलि के बकरे को देखता है। उन्होंने मानव, माही और सीमा को पुलिस स्टेशन में परेशान किया था। वो लोग कोइंसिडेंटली उसी रेस्टोर में हफ्ता वसूली की ओर बढ़ रहा था। फिर मुस्कुराकर उसने दूसरी ओर खड़े विनय और मृदुल को देखकर आवाज दी, अरे वहां क्या देख रहे हो, जल्दी आओ यार, इनसे निपटने का टाइम है। कम ऑन बडीज। गुंडों को लगा कि विनय और मृदुल उनके साथ मिले हुए हैं, इसलिए वो तुरंत पलटकर उन्हें घूरने लगे। विनय और मृदुल की तो हालत पतली हो गई। विनय ने तुरंत रितेश को कॉल किया। वहीं मृदुल घबराते हुए बोला, हम इन लोगों को नहीं जानते, यह नाटक कर रहा है। असल में विनय और मृदुल ने जानबूझकर रितेश के कहने पर आर के इंडस्ट्रीज की इंसल्ट की थी और बदले में रितेश उन्हें इसी कैफे में आकर पैसे देने वाला था। गुंडे उनकी तरफ बढ़े तो विनय घबराकर बोला, नहीं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम एक ग्रुप के भी नहीं है। अरे यार, ये लड़ाई क्यों शुरू हो गई? आर्यन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसने सामने खड़े एक बदमाश का हाथ कसकर पकड़ा और मानव की ओर मुड़कर पूछा, बस यही वो लोग हैं जिन्होंने कल रात पुलिस स्टेशन में तुम लोगों को परेशान किया था, या फिर और भी थे? मानव ने सिर हिलाया, हम वही है, लेकिन कल ये सिर्फ 2 थे, आज बहुत सारे हैं। तो छोड़ो आर्यन, चलो यहाँ से निकलते हैं, इन लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। आर्यन हल्का हंसते हुए बोला, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिससे आर्यन डर कर भागे। याद रखो, चाहे जो भी हो, तुम लोग इस लड़ाई में मत पड़ना। जाओ, जाकर शॉपिंग कर लो और सीधा होटल लौट जाना, कल सुबह की फ्लाइट है। मैं वापस आ गया तो साथ चलूंगा, वरना अकेले आ जाऊंगा। इतना कहकर उसने एक गुंडे को लात मारकर उड़ाया और सीमा के हाथ पकड़कर बोला, जाओ तुम लोग निकलो। मानव घबरा गया। आर्यन, तुम करना क्या चाहते हो? आर्यन हंस पड़ा, कुछ नहीं, बस कल रात के पुलिस के साथ एक छोटा सा खेल खेलने वाला हूं और उसके लिए इन गुंडों की जरूरत पड़ेगी, बस। फिर क्या था? आर्यन ने उन गुंडों की धुनाई शुरू कर दी और थोड़ी देर बाद कांच टूटने की आवाज के साथ कुछ गुंडे धड़ाम से बाहर गिरे और जमीन पर दर्द से लौटने लगे। बाकी के लोग भी डरकर रेस्टोरों से पीछे हटने लगे। उसी वक्त बाहर विनय और मृदुल अस्तव्यस्त हालत में खड़े थे और उनके साथ था रमेश, जो विनय को पैसे देने आया था, लेकिन गुंडों की चपेट में आ गया। गुंडों ने उसकी हालत ऐसी कर दी थी जैसे सड़क का कोई भिखारी हो। उसके बाल बिखरे, कपड़े फटे, होठ सूजे हुए थे। वो पीछे हटते हुए बड़बड़ा रहा था, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, यह तो मेरी दुश्मन पार्टी है भाई, मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? दूसरी तरफ रुबीना को गुंडों ने घेर रखा था और बार बार उसे छूने की कोशिश कर रहे थे। वो डर के मारे रोने लगी। इसी बीच बाहर से वही छोटे बालों वाला आदमी निरान अपने और आदमियों के साथ आ धमका। उसने डंडा उठाया और उन गुंडों पर बरसना शुरू कर दिया जो रुबीना और रमेश पर हमला कर रहे थे। कई गुंडे उसके डर से भाग निकले। रमेश ने राहत की सांस ली और अपने कपड़े ठीक करने लगा। रुबीना ने तो सीधा निरान को गले लगाया है, उनको छोड़ना मत। भास्कर, वो आर्यन में उसे जहां अभी कुछ देर पहले आर्यन और उसके साथियों को घेरने वाले गुंडे थे, वे सब गुंडे जमीन पर पड़े करा रहे थे। ये क्या हुआ? इसने इतने लोगों को पीट दिया और वो भी एक साथ। तभी आर्यन ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उस मुस्कान को देखकर रमेश का कलेजा कांप गया। निरान अचानक चिल्लाया, भागो यहां से, यह साला यहां पर है, कोई नहीं बचेगा।
जल्दी भागो। रमेश को समझ नहीं आया कि निरान 15 से 20 पहलवान गुंडों के साथ होने के बावजूद डर क्यों रहा है। वो भी निरान के साथ भागने वाला था, लेकिन वीत पलक झपकते ही उसके सामने आ खड़ा हुआ और ऐसा लगा जैसे हवा का तेज झोंका उसके बालों से टकराया। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन जब थोड़ी देर कुछ नहीं हुआ तो उसने आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसने देखा कि आर्यन निरान को गिरा चुका था। निरान का सर पत्थर से टकरा गया था और खून बहने लगा था। आर्यन ने ठंडी मुस्कान के साथ निरान से कहा, सुबह तुझे छोड़ दिया था मगर तू सुधरा नहीं। अब फिर आकर मेरे सामने अकड़ रहा है। अब तू यहां से भाग नहीं सकता। निरान दर्द और डर से पसीने पसीने हो गया था। आसपास उसके साथी गुंडे सहमे हुए खड़े थे, लेकिन किसी में उसको बचाने की हिम्मत नहीं थी। आर्यन ने रमेश को इशारे से पास बुलाया, इधर आ। रमेश बेचारा कांपता हुआ आया और जबरन मुस्कुराकर बोला, भैया अपन तो एक ही देश के हैं। मैं तो हमेशा से आपका छोटा भाई रहा हूं। आर्यन ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। किसे भैया बोल रहा है? इडियट, उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा होगा तू। रमेश घबराते हुए बोला, तो तू फिर क्या कहूं? आप उम्र में नहीं तजुर्बे से बड़े हैं ना। आर्यन ने सख्त चेहरे से कहा, मुझे आर्यन बॉस बोल, समझे? रमेश कांपते हुए बोला, वी बॉस गुड, अब तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन जाकर अपने उस धनंजय को मेरा मैसेज पहुंचा देना। उसने मुझसे और आर के इंडस्ट्रीज से जो भी लिया है मैं सूद समेत लौट आऊंगा। उसे कह देना कि मेरा इंतजार करें, जल्दी ही मैं उसके ही दरवाजे पर पहुंचकर उसका हाल एक अधमरे जानवर से बदतर कर दूंगा। रमेश ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया, ठीक है वेगस बॉस, आपने जैसे कहा है मैं हर शब्द धनंजय तक पहुंचाऊंगा। अब मैं जाऊं? आर्यन ने हाथ झटकते हुए कहा, अब दफा हो जा, और अगर दोबारा दिखा तो मुंह तोड़ दूंगा, फिर मैसेज देने लायक नहीं रहेगा। रमेश डर के मारे लगभग रो पड़ा। उसने आर्यन से वादा किया कि आज ही निकल जाएगा और फिर कभी सामने नहीं आएगा। आर्यन ने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसका असली निशाना कोई और था। और अगले ही पल पुलिस के सायरन की आवाज पास आने लगी। यह आवाज सुनकर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। मानव और बाकी लोगों को जाने का इशारा करते हुए बोला, तुम लोग जल्दी निकलो क्योंकि मेरा शिकार बस पहुंचने वाला है। मैं इनके साथ थोड़े मजे करके वापस आऊंगा। आर्यन की बात मानकर मानव, सीमा और माही वहां से निकल गए और तभी 3 पुलिस वाले गाड़ी से उतरे। सीधे बंदूकें तानकर उनकी भाषा में कुछ चिल्लाने लगे। आर्यन को उनकी भाषा समझ नहीं आई, लेकिन उसने तुरंत हाथ खड़े किए और मन ही मन बोला, ये तो हर जगह का नियम है कि पुलिस बंदूक ताने तो हाथ ऊपर ही करने पड़ते हैं। पुलिस वालों ने जमीन पर पिटे पड़े गुंडों को देखा और फिर आर्यन को एक गुंडा कराते हुए आर्यन की तरफ इशारा करते हुए उनकी भाषा में कुछ बोलने लगा। तब पुलिस ने तुरंत आर्यन को गिरफ्तार कर लिया। फिर भी आर्यन ने कोई नाटक नहीं किया और शांति से उनके साथ पुलिस जीप में आकर बैठते हुए मन ही मन बोला, इन्हें पता नहीं है अपनी मुसीबत को खुद जमाई बनाकर ले जा रहे हैं। यह एक पुलिस वाला वहीं रुककर जमीन पर पड़े गुंडों से निपटने लगा। इधर गाड़ी में बैठते ही पीछे बैठे काले बालों वाले पुलिस वाले ने आर्यन के पास बैठते हुए कहा, तुझे पता है आज तू मरने वाला है। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, तू मुझ पर हाथ उठाएगा? तो पुलिस वाला हंस पड़ा, नहीं नहीं, मैं क्यों हाथ उठाऊंगा, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो पुलिस वाला हूं, लेकिन तूने जिन लोगों को पीटा है वो सब बाकुन के आदमी हैं। वो थोड़ा झुककर धीमे से बोला, लेकिन शायद तू बाकुन को नहीं जानता। वो पहले हमारा रॉयल गार्ड ट्रेनर था और थाईलैंड का था ही चैंपियन भी, लेकिन अब वो पाया का सबसे बड़ी ऑयल कंपनी के बॉस का पर्सनल बॉडीगार्ड है। यह सुनकर भी आर्यन के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं पड़ी। तब पुलिस वाले ने आगे कहा, बाकुन को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है जब कोई उसके आदमियों को मारता है। अगर उसे पता चला कि तूने यह किया है तो जेल में बंद रहने पर भी वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर तुझे जिंदा रहना है तो मैं हेल्प कर सकता हूं। आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा वो कैसे? पुलिस वाला चालाकी से मुस्कुराया, यह डिपेंड करता है कि तू हमारी जेब कितनी गर्म करता है। अगर तूने सच्ची नियत दिखाई तो मैं तुझे बचा सकता हूं। थोड़ी कम नियत दिखाई तो बस एक रात की जिंदगी की गारंटी है, और अगर बिल्कुल भी नियत ना दिखाई तो हमारी जेल में लोग झगड़े फसाद में रोज मरते ही रहते हैं। अगर तू भी मर गया तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। यह सुनकर आर्यन कुछ सोच में पड़ गया। तब पुलिस वाले ने आगे कहा, पता है कल रात भी। आर्यन समझ गया कि उस पुलिस वाले का सीधा मतलब है रिश्वत दो और जिंदा बचे रहो। वो मन ही मन बोला,
तो यह वही पुलिस वाले हैं जिन्होंने कल मानव और दोनों लड़कियों को परेशान किया था। जिनकी तलाश थी वही सामने आ गया। क्या किस्मत है। आर्यन मुस्कुराया और पूछा, अगर मैं तुझे अच्छा खासा पैसे दूं तो क्या उस भागुन को हराकर मुझे बचा लेगा? पुलिस वाले का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने नाम में सर हिलाया। अरे पागल है क्या? बाकुन इंसान नहीं है, कोई उसे नहीं हरा सकता। हाँ, लेकिन तूने मुझे मालामाल कर दिया तो मैं इतना करूंगा कि बाकुन को पता ही ना चले कि तू पुलिस स्टेशन में है, जब वो तुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। आर्यन ने आंखें घुमाई और चिढ़कर कहा, तो फिर कल जब मैं बाहर निकलूंगा तब क्या होगा? तब तो बाकुन सामने खड़ा होगा। पुलिस वाला बोला, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं बस जेल के अंदर तेरी सेफ्टी की गारंटी दे सकता हूं। बाहर क्या होगा, यह तेरी किस्मत है भाई। आर्यन ने जानबूझकर मजाकिया अंदाज में कहा, मैं सोच रहा था तू सच में मदद करेगा, पर तू तो कच्चा खिलाड़ी निकला। ऐसे लोगों को पैसे देने का क्या फायदा? मुझे नहीं देना कुछ। पुलिस वाले ने गुस्से से आर्यन की तरफ देखा। अबे हम पुलिस हैं, तेरे पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं समझाना। तू चाहता है हम 24 घंटे तेरी सिक्योरिटी करें? साले तू इसकी कीमत चुका पाएगा क्या? तब तक वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। उन्होंने तुरंत आर्यन का सब सामान छीन लिया, सिर्फ एक बैंक कार्ड छोड़कर, और फिर बोला, ज्यादा पैसे देगा तो तुझे अकेले रखेंगे। आर्यन हंसकर बोला, नहीं नहीं, अकेले रहने में क्या मजा, मुझे तो भीड़ भाड़ पसंद है। यह सुनकर पुलिस वाले का मूड और बिगड़ गया। उसने तुरंत दूसरे साथी को इशारा किया, इसे सेल नंबर 6 में डाल दे, वहां रहेगा, कल सुबह तक जिंदा बचेगा। तू वाकई अकड़ू है, कल देखता हूं तेरी ताकत तेरी जुबान जैसी तेज है या नहीं। आर्यन अंदर गया और लोहे का दरवाजा बंद हो गया। आर्यन ने इधर उधर देखा, तभी अचानक लाइट बंद हो गई और अंधेरे में दरवाजे के पीछे छिपा एक कैदी चादर लेकर झपटा और आर्यन का सर ढक लिया। फिर दर्जनों कैदी उस पर टूट पड़े। लेकिन अचानक उस अंधेरे में चीखों की आवाज गूंज उठी। कुछ देर बाद किसी ने चिल्लाकर सबको रोक दिया, अबे लाइट जलाओ जल्दी जल्दी। एक कैदी ने लाइट ऑन की तो सबने देखा कि जमीन पर खून से सनी चादर पड़ी थी और अंदर उनका ही एक साथी खून से लहूलुहान पड़ा था। सब तंग रह गए क्योंकि ये वही था जिसने चादर उठाई थी। एक कैदी चिल्लाया, साले तू उस लड़के को फंसाने वाला था, तू खुद ही कैसे फंस गया? और वो नया लड़का कहाँ है? तभी एक आदमी ने उसके बॉस की तरफ इशारा किया, जो चटाई पर बैठा था। उस बॉस के चेहरे पर झुंझुलाहट थी। और फिर सब के सब क्या घूर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उस लड़के को देखो, कहां गया वो? अचानक किसी ने कांपते हाथ से उसके पीछे इशारा किया। बॉस ने मुड़कर देखा और डर के मारे चीख पड़ा। अगले ही पल उसके कंधे पर आर्यन का पैर था। वो बॉस चिल्लाया, ये हुआ कैसे? ये यहां कब आया? साले तू भूत है क्या? बॉस ने भागने की कोशिश की, लेकिन आर्यन के पैर का दबाव ऐसा था जैसे कोई भारी भरकम लोहा हो और बॉस हिल तक नहीं पा रहा था। बॉस ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन अचानक उसकी पैंट फट गई और आर्यन ने उसे लात मारते हुए आगे धकेल दिया। अबे पैंट क्यों फाड़ रहा है, साले गंदे आदमी, निकल यहां से। बॉस जमीन पर धड़ाम से गिरा और तेजी से सरक सकते अपने चेलों के बीच जा बैठा और आर्यन से बोला, तू जो भी है यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। तू जानता नहीं है हम कौन है। आर्यन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है, मैं तो यहां बस एंटरटेनमेंट के लिए आया हूं। चल अब बताइए, अब बाकुन कौन है? बाकुन का नाम सुनते ही सारे गुंडे थरथर कांपने लगे। यह देखकर आर्यन की आंखें चौड़ी हो गई। ऐसा क्या है इस बाकुन में जो सब इतना डर रहे हैं? सबके चेहरों पर डर नजर आने लगा। तब आर्यन बोला, कोई जवाब देगा कि सबके मुंह खुलवाने पड़ेंगे। तभी वो लड़का जो थोड़ी देर पहले दरवाजे पर खड़ा होकर उसे चादर से ढकने की कोशिश कर रहा था, हिम्मत करके बोला, बाकुन इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, कोई उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता। ये सुनकर आर्यन ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा, तू तो भारतीय दिख रहा है। उस लड़के ने हामी भरते हुए धीरे से कहा, मेरे पापा भारत से हैं और मां यहां से है, मेरा नाम गगन है। यह सुनकर आर्यन चौंक गया और फिर गुस्से में बोला, तो फिर अपने ही देश वाले पर हमला क्यों कर रहा था? गगन ने घबरा कर कहा, लेकिन मुझे तो अभी पता चला ना कि आप भी अपने ही हैं। वैसे भी जेल का रूल है, यहां बचना है तो नए आने वाले को पीटना ही पड़ता है।
इतना सुनते ही आर्यन ने सामने के आदमी को सिर पर मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और वो आदमी बेहोश होकर वहीं लड़ा गया। यह देखकर गगन डर गया और तुरंत सर झुकाकर बोला, लेकिन अब से आप ही इस जगह के बॉस हैं। फिर उसने बाकी लोगों को अपनी भाषा में कुछ चिल्लाकर कहा और सब लोग सीधे खड़े होकर हाथ पीछे करके एक साथ बोले। गाना वेरानी से उसे देखने लगा और चिल्लाया, मैं क्या गाऊं? तुमको शौक है, तुम लोग गाओ। तब गगन ने जल्दी से समझाया, यह लोग आपको बड़े भाई कह रहे हैं। यहां की भाषा में गाना मतलब बड़ा भाई। वेद चिढ़कर बोला, मैं तुम्हारा भाई भाई बनने आया हूं क्या? और तुम जैसे चिलगोजे लोगों का भाई बनकर क्या फायदा? उल्टा मेरी ही इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन गगन ने फिर चापलूसी की, बॉस हमें कम मत समझो। एक दिन हमारी वाची गैंग पूरे थाईलैंड की सबसे बड़ी गैंग बनेगी। आर्यन ने हैरानी से उन सब की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यह सब चूहे जैसे दिखने वाले लोग गैंगस्टर बनने चले हैं। उसके एक्सप्रेशन देखकर गगन गंभीर होकर बोला, मैं समझ गया, आप भी सब की तरह हमें गलत समझते हैं। यहां पर सब हमें नीचा दिखाते हैं। दूसरे गैंग से लड़ाई भी हो तो पुलिस सिर्फ हमें पकड़ती है, सामने वालों को नहीं, क्योंकि हम सब मिक्स्ड है ना। किसी की मां बाहर से है तो किसी का बाप। लोग हमें हर जगह नीचे दिखाते हैं। जानते हैं हमारे गैंग का नाम वाची क्यों है? यहां वाची का मतलब है लोग हमें समझते हैं, तो हमने उसे ही अपने गैंग का नाम बना लिया। एक दिन इन्हें दिखाएंगे कि क्या कर सकते हैं। गगन की पूरी बात सुनने के बाद आर्यन ने बाकी लड़कों को देखा। अचानक उसके मन में ख्याल आया, अगर इनको अपना गैंग बना लूं तो थाईलैंड में अगर मेरे लोग रहेंगे तो काम आएंगे, और नहीं आए तो मैं इन्हें इंडिया बुला लूंगा। वहां वैसे भी मुझे गैंग की जरूरत है। यह सोचते हुए आर्यन ने तुरंत उनसे पूछा, तुम जैसे मिक्स्ड लोग कितने हैं? गगन ने थोड़ा सोचकर कहा, अभी तो हमारी गैंग में 100 से ऊपर हैं, और जैसे हालात हैं उसके चलते लगता है कि 3000 तक हो सकते हैं। लेकिन हमारे दुश्मन हमें आगे बढ़ने नहीं देते। यह सुनकर आर्यन भी हैरान रह गया। फिर उसने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? गगन ने कहा, एसवीजी गैंग, क्योंकि उनके पीछे बाकुन खड़ा है। वो बाकुन बहुत खतरनाक है। अगर थाईलैंड में जिंदा रहना है तो उससे बचकर रहना पड़ता है। अभी वो लोग बात ही कर रहे थे कि डिटेंशन रूम का लोहे का दरवाजा खुला और इस बार फिर से 2 आदमी अंदर धकेल दिए गए। गेट पर खड़े दुबले कांस्टेबल ने आर्यन को ताना मारते हुए कहा, अभी भी वक्त है, कमरा बदल लो। आर्यन ने जमीन पर पड़े बेहोश आदमी की तरफ पॉइंट करते हुए सरकास्टिक टोन में कहा, तुम्हें लगता है मुझे सेल बदलने की जरूरत है? दुबला कांस्टेबल हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन यह जो नए आए हैं ना, इनके साथ 20 मिनट टिक जा, फिर बात करना। उसने दरवाजा बंद कर दिया। तब गगन फुसफुसाते हुए बोला, बॉस यह आपसे इनडायरेक्टली पैसा मांग रहा था, पैसे दे दोगे तो यह आपको छोड़ देंगे। वे झुंझुला कर बोला, खैर है, मुझे पता है। तभी गगन ने नए लड़कों को देखकर कहा कि नई एंट्री वालों को सबक सिखाना होगा, यही रूल है। गगन ने इशारा किया और उसके लोग 2 आदमियों को घेरने लगे, मगर तभी दोनों आदमियों ने अपने हाथ पर बने टैटू दिखाए। उन दोनों में से एक के बाल सुनहरे थे, दूसरे के लाल, और हाथ पर एसवीजी नाम का टैटू बना। 2 हैं और तुम 6। गगन घबराते हुए बोला, ये एसवीजी के टॉप फाइटर्स हैं, अगर इन्हें यह मेरे लिए आए हैं। एसजी वाले दोनों गुंडे बाकी सबको पीटते हुए सीधा आर्यन के पास आए और अजीब भाषा में कुछ बोलने लगे। तब गगन ने डरते डरते समझाया, अरे ये पूछ रहे हैं कि तुमने उनके भाई को मारा था। यह देखकर दोनों एसजी फाइटर गुस्से में आर्यन पर टूट पड़े, लेकिन आर्यन ने एक झटके में दोनों के सिर पकड़कर आपस में भिड़ा दिए और दोनों फाइटर्स धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। यह देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। गगन भी हक्का बक्का रह गया। बॉस, ये आपने इतने बड़े फाइटर्स को एक पल में हरा दिया। गगन ने घबराते हुए आर्यन को ऐसे देखा जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन हो। मन ही मन उसे एहसास हुआ कि यह बंदा आम इंसान नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया में राजदा मेंशन में सेलेरा अपने कमरे में बैठी कॉल पर मानव से बात कर रही थी। उसने आर्यन के बारे में पूछा तो मानव ने सारा किस्सा सुनाया। यह सुनकर सेलेरा चिढ़ते हुए बोली कि यह आर्यन कभी नहीं सुधरेगा, इसे वहां जाकर भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। मानव ने समझाते हुए कहा, अरे अगर वो लड़ता नहीं तो सीमा और माही को गुंडे उठा ले जाते। अच्छा तुम टेंशन मत लो, यू नो आर्यन बहुत अच्छा फाइटर है, वो सही सलामत आ जाएगा। ओके।
मानव का कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद किरा गुस्से से इधर उधर टहलने लगी। उसे आर्यन की फिक्र सता रही थी। फिर वो अपने आप से बोली, मुझे क्यों इतनी उसकी फिक्र हो रही है? मैं मिस्टर के को पसंद करती हूं, आर्यन को नहीं। लेकिन बार बार आर्यन का ख्याल उसे परेशान करने लगा था। किरा ने गुस्से में आकर टेबल पर रखा सामान फेंकना शुरू कर दिया और उसी में आर्यन का बैग लुढ़ाक दिया और वहां एक रेड एनवेलप बाहर गिर पड़ा। यह वही एनवेलप था जो आर्यन को मिस्टर के नाम से मिला था। क्या सेलेरा को पता चल जाएगा आर्यन के मिस्टर के होने का राज? दूसरी तरफ थाईलैंड में पुलिस स्टेशन में दुबला कांस्टेबल दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके पीछे 2 लोग एक खाली स्ट्रेचर लिए अंदर आए। मगर जैसे ही उन्होंने अंदर 2 एसवीजी फाइटर्स को बेहोश देखा तो उनके होश उड़ गए। दुबले कांस्टेबल ने जब आर्यन को सही सलामत खड़ा देखा तो डर के मारे बिना दरवाजा बंद किए ही भाग निकला। स्ट्रेचर लेके आए वह बॉय भी उसके पीछे भाग गए। तब आर्यन ने गगन से कहा, बहुत हो गया, जेल की हवा रास नहीं आ रही, चलो बाहर चलते हैं। आर्यन बाहर निकलने लगा। वहीं गगन थोड़ी देर झिझक कर सोचने लगा, यह पुलिस स्टेशन है, यहां से भागा तो गोली भी मार सकते हैं, लेकिन यह बंदा शायद मेरी किस्मत बदल जाए। यह सोचकर गगन भी आर्यन के पीछे हो लिया। जेल से बाहर आते ही एक कॉरिडोर था और फिर उसके बाद हॉल जहां 5-6 पुलिस वाले ड्यूटी पर थे। लेकिन यह इनकी ड्यूटी मतलब मौज थी। कोई कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था, कोई अश्लील फिल्म्स देख रहा था। वहीं 3 पुलिस वाले पासा खेल रहे थे। दुबला कांस्टेबल भी पासा खेलते हुए अपने डेस्क पर फोन पर किसी को अपनी भाषा में कुछ बता रहा था। आर्यन और गगन इतनी देर से बाहर खड़े थे, मगर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। तभी आर्यन ने उनके सामने अपना कार्ड फेंक दिया। आर्यन को वहां देखकर एक पुलिस वाला बंदूक निकालने ही वाला था। तब आर्यन बोला, मेरे कार्ड में बहुत पैसा है, मैं भी तुम लोगों के साथ खेलना चाहता हूं। आर्यन का कार्ड देखकर सबकी आंखों में चमक आ गई। वहीं दुबला कांस्टेबल भी यही सोच रहा था कि आर्यन को कैसे भी करके थोड़ी देर तक पुलिस स्टेशन में रोक कर रखना है। इसलिए उसने अपनी बाकी कांस्टेबल्स को खेलने का इशारा किया और फिर शुरू हुआ पासे का नया गेम। पहले कुछ गेम्स तो आर्यन हार गया और तभी एक पुलिस वाला तो सीधा ड्रर से पीओएस मशीन निकाल लाया और टेबल पर पटकते हुए आर्यन को ये तो सब कुछ लुटा देगा। मुझे लगा था कोई काम गेम खेल रहे हो, सब लोग बड़ा दाम लगाओ यार। सब ने बड़े बड़े दाम लगाने शुरू किए। इस बार भी आर्यन कभी हारता तो कभी जीतता। थोड़ी देर बाद जब आर्यन ने एक बड़ा गेम जीत लिया तब जाकर दुबले कांस्टेबल को समझ आया कि अभी तक आर्यन सिर्फ उन्हें फंसा रहा था। आर्यन हंसते हुए सार्कास्टिक टोन में बोला, क्या हुआ, इतने में ही हार मान ली क्या? मैं तो और बड़ा दाव खेलने वाला था। दुबला कांस्टेबल गुस्से में चिल्लाया, मेरा पूरा पैसा गया, मैं बर्बाद हो गया। सिर्फ वही नहीं बल्कि बाकी पुलिस वाले भी सर पकड़कर बैठ गए। सबको धीरे धीरे समझ आने लगा कि आर्यन छोटे छोटे दाव हार रहा था, लेकिन जब भी जीतता था बड़ा दाव खेलता था। आर्यन कोई बेवकूफ नहीं था बल्कि जाल बिछाने वाला शिकारी था। आर्यन ने हाथ झाड़ते हुए पूरे पैसे उठाए और गगन को देते हुए बोला, इन लोगों ने मेरे दोस्तों से पैसे लूटे थे तो उनका बदला लेना तो बनता था, इसलिए कर्म ऐसे करो कि बाद में पछताना ना पड़े। तभी दुबले कांस्टेबल ने पिस्तल निकालते हुए कहा, तूने हमें बेवकूफ बनाया, चीटर साले, यह पैसे लेकर तू यहां से बाहर नहीं जा पाएगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। गगन भी घबराने लगा, लेकिन आर्यन ने पलटकर कांस्टेबल से कहा, क्या बात है, यहां की पुलिस इतनी कंगाल है कि जरा सी हार झेल नहीं सकती। वैसे तो तुम हर कैदी को लूटते हो, आज खुद लूट कर कैसा लगा? दुबला कांस्टेबल गुस्से से चिल्लाया, बंद कर अपनी बकवास, तू आज इस पुलिस स्टेशन से जिंदा वापस नहीं जाएगा, लेकिन तुझे मैं नहीं मारूंगा बल्कि तेरा शिकार करने तो कोई और आ रहा है। तभी अचानक बाहर से कुछ गुंडे पुलिस स्टेशन के अंदर आए और दोनों तरफ लाइन बनाकर खड़े हो गए। उन्हें देखते ही सबने अपने सर झुका लिए और तभी एक 6 फुट 4 इंच का हट्टा खट्टा पहलवान जैसा आदमी काला सूट पहने हुए अंदर आया। रेत 5 फुट 8 इंच लंबा था, लेकिन बाकुन के सामने छोटा लगता था। बाकुन लगभग 2 मीटर ऊंचा, चौड़े कंधे और मांसपेशियों से भरे शरीर के कारण वो बाकी लोगों के बीच अलग दिखाई देता था। आर्यन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, सिर झुकाकर बात करता है। आर्यन हंसते हुए बोला, फाइटर ही है ना, भगवान तो नहीं है जो तुम सर झुका लेते हो। वैसे तुम लोग इतना डरते क्यों हो? तभी दुबला कांस्टेबल एक कुर्सी खींचकर हॉल के बीच में लाया और उसे अपने रुमाल से साफ करने लगा।
ऊपर से नीचे तक तीखी नजरों से देख रहा था। सब लोग अपनी सांस थामे देख रहे थे, जैसे अगले ही पल ऐसा तूफान आने वाला था। यह तो आज मरेगा ही और साथ में मुझे भी मरवाएगा की जुर्रत कर रहा था। सब लोग आर्यन को ऐसे देख रहे थे जैसे वह बहुत बड़ा पागल हो। उसकी हिम्मत देखकर बाकुल ने सख्त लहजे में कहा, चल सामने आ और घुटने के बल बैठकर माफी मांग, फिर मैं तेरी जान बख्श दूंगा। आर्यन ने बड़ी शान से अपने पैर पर पैर रखते हुए कहा, एक काम कर, तू आ और यह मेरे जूते साफ कर, फिर मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा पसर गया। माकुर ने आर्यन को घूरा और उसकी आंखों में वही तेजी थी जैसे कोई बाघ छलांग मारने को तैयार हो। वो पूरे शहर पर राज करता था और अब एक मामूली आदमी उसे जूते पूछने को कह रहा था। उसने गुस्से में चीखते हुए कहा,